हाँ बच्चों, देखो पिछली क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और समतल दर्पण से परावर्तन हमने पढ़ा था। और सबसे लास्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि कोई भी किरण अगर समतल दर्पण से परावर्तित हो तो इस एक परावर्तन के कारण किरण का विचलन कितना होता है 180 माइनस 2i। तो ये पढ़ लिया था, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो अभी तो एक ही बार परावर्तन हो रहा था, लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें किरण दो दर्पणों से परावर्तित होती है, तब किरण का परिणामी विचलन कितना होगा वो देखना है। ये चलो इस बार हमको दे रखा है कि दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पणों के बीच आपस में कोण थीटा है। तो अब कोई किरण पहले फर्स्ट दर्पण से परावर्तित होती है और फिर दूसरे दर्पण से परावर्तित हो रही है। मतलब कोई किरण इन दोनों दर्पणों से एक-एक बार परावर्तित हो रही है, मतलब कुल मिलाकर के 2 बार परावर्तित हो रही है। तो बस हमको देखना है कि कोई भी किरण इन दोनों दर्पणों से कुल मिलाकर 2 बार परावर्तित हो, तो 2 परावर्तन के कारण किरण का कुल विचलन कितना होता है वो देखते हैं। ठीक है? तो इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले परावर्तन के कारण विचलन निकालो और दूसरे परावर्तन के कारण विचलन निकालो और दोनों का परिणामी निकालो, ठीक? हाँ, उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि कोई भी किरण 2 दर्पणों से एक के बाद एक, मतलब कुल मिलाकर 2 बार परावर्तित हो, तो 2 परावर्तन के कारण किरण का परिणामी विचलन कितना होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा, जहाँ थीटा इन दोनों दर्पणों के बीच आपस में कोण है। ये तो ध्यान रखना कि कोई किरण इन 2 दर्पणों से परावर्तित हो, तो 2 परावर्तन के बाद किरण का नेट विचलन कितना होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा दर्पणों के बीच आपस में कोण होता है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ध्यान रखना कि एक परावर्तन के कारण तो किरण का विचलन 180 माइनस 2i होता है, लेकिन 2 परावर्तन के बाद किरण का विचलन 2 पाई माइनस 2 थीटा होता है। ये तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि 2 परावर्तन के बाद किरण का जो विचलन होगा वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करेगा। तुम बताओ, इस विचलन कोण के एक्सप्रेशन में कहीं भी आपतन कोण आई तो आ ही नहीं रहा ना? ध्यान रखना कि एक परावर्तन के कारण तो जो किरण का विचलन होता है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है, लेकिन 2 परावर्तन के कारण किरण का जो विचलन है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। मतलब इस किरण को चाहे तुम किसी भी कोण पर आपतित करो, 2 परावर्तन के बाद तो किरण का परिणामी विचलन 2 पाई माइनस 2 थीटा ही होगा, जहाँ थीटा दर्पणों के बीच आपस में कोण, है ना? इसका एक चिल्लर टाइप का एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे इस बार 2 समतल दर्पण है और इस बार दोनों समतल दर्पण परस्पर लंबवत है, मतलब दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है, ठीक है? अब कोई किरण है, ये पहले फर्स्ट दर्पण से परावर्तित होती है और फिर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है। तो इस प्रकार ये किरण इन दोनों दर्पणों से कुल मिलाकर 2 बार परावर्तित हो रही है। तो 2 परावर्तन के कारण किरण का परिणामी विचलन कितना होगा वो देखना है। बस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? ये तो हमको पता है कि 2 परावर्तन के कारण किरण का परिणामी विचलन आपतन कोण पर निर्भर करता ही नहीं है। तो चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, 2 परावर्तन के कारण किरण का परिणामी विचलन 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा। तो 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू थीटा दर्पणों के बीच आपस में कोण 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 परावर्तन के कारण किरण का परिणामी विचलन 180 डिग्री होगा। और तुम बताओ कि 2 परावर्तन के बाद किरण का परिणामी विचलन 180 डिग्री होगा, मतलब जो अंतिम किरण है वो प्रारंभिक किरण के बिल्कुल अपोजिट होकर के निकलेगी, मतलब प्रति समानांतर दिशा में निकलेगी। ये तो इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने परावर्तन के बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, ठीक है? और ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने बस यही देखा कि परावर्तन के कारण एक किरण कैसे मुड़ती है वही देखा। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर समतल दर्पण से परावर्तन हो तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, मतलब बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए बहुत नॉर्मल केस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है। हाँ बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने कोई छोटी-सी वस्तु रखी है। ठीक है, और इस दर्पण के सामने जो छोटी-सी वस्तु रखी होती है उसको ऑब्जेक्ट या बिंब बोलते हैं, ठीक है? तो हमको देखना है कि समतल दर्पण के कारण इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी वो देखना है ना? तो बस तुम सोच सकते हो कि
ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की लगातार किरणें निकलेंगी। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रेड कलर का है तो इससे रेड कलर की लगातार किरणें निकलेंगी। हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। ठीक, अब ये किरणें दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद परावर्तित होंगी। ठीक, ऐसा करते हैं कोई भी, वैसे तो ऑब्जेक्ट से अनंत किरणें निकलती हैं लेकिन कोई भी 3 किरणें बना देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक किरण ऐसी, दूसरी ऐसी और तीसरी ऐसी मान लेते हैं, ठीक। तो बस ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। अब ये किरणें दर्पण से परावर्तित होंगी ना। बस तुम बताओ कि ये जो किरण है वो तो अभिलंबवत आ रही है, तो परावर्तन के बाद अभिलंबवती निकल जाएगी, मतलब बिल्कुल उल्टे मुंह लौट जाएगी। फिर ये किरण दर्पण से टेढ़ी टकरा रही है, तो ये अभिलंब से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। और ये किरण भी टेढ़ी टकरा रही है, तो ये भी अभिलंब से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। ये तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। ये किरणें दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद परावर्तित होंगी। और तुम साफ-साफ देख सकते हो कि परावर्तन के बाद किरणें चारों ओर फैल गई हैं। बस किरणें चारों ओर फैल गई हैं, मतलब किरणें वास्तव में तो कहीं नहीं मिलेंगी, मतलब इसकी कहीं वास्तविक इमेज तो नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन तुम बताओ कि अगर कोई दर्शक यहाँ से देखे, ना सोच के बताओ कि दर्शक यहाँ से देखे तो उसको एक किरण ऐसी मिलेगी, दूसरी किरण ऐसी मिलेगी और तीसरी किरण ऐसी मिलेगी। तो कोई दर्शक यहाँ से देखे तो उसको ये सारी किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी? इधर कहीं से आती हुई प्रतीत होंगी। हाँ, तो ध्यान रखना कि कोई दर्शक यहाँ से देखे तो उसको किरणें ऐसी मिलेंगी ना। तो कोई दर्शक यहाँ से देखे तो उसको सारी किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, मतलब उसको ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ प्रतीत होगी, ठीक है। और तुम खुद बताओ कि इस बार परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में कहीं मिल तो नहीं रही है, लेकिन इधर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो बताओ इस बार जो इमेज होगी वो आभासी होगी। ये आभासी इमेज होगी। तो समतल दर्पण से ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे बनती है। यानी कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलती हैं, दर्पण से परावर्तित होंगी। ये परावर्तन के बाद किरणें फैल गई है ना, तो कोई वास्तविक इमेज तो नहीं बनेगी, लेकिन कोई दर्शक यहाँ से देखे तो उसको सारी किरणें इधर कहीं से आती प्रतीत होंगी, मतलब इसको इमेज यहाँ प्रतीत होगी। और परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, मतलब इमेज वास्तविक तो नहीं होगी, यहाँ से आती प्रतीत हो रही है, इसलिए इमेज आभासी बनेगी, राइट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण के केस में अगर ऑब्जेक्ट वास्तविक हो तो इमेज आभासी बनेगी। अब हमको ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी में रिलेशन देखना है। तो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से ही बोल सकता है कि समतल दर्पण के केस में ऑब्जेक्ट जितनी अभिलंबित दूरी आगे है, इमेज उतनी अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। या तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से थोड़ा मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को कंसीडर करते हैं। इतना समझते हो कि ये कोण आई है तो एकांतर कोण आई होगा, और ये वाला कोण आई है तो संगत कोण भी आई होगा। इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं, तो देखते बताओ कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। बताओ 3 चीजें बराबर है ना। एक तो ये भुजा कॉमन है, फिर ये कोण आई, ये कोण आई, तो ये भी बराबर है। और ये कोण 90 और ये भी 90, ये भी बराबर है। बस इन त्रिभुजों में 3 चीजें बराबर है, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम होंगे मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, है ना। ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी, मतलब ऑब्जेक्ट दर्पण से जितनी अभिलंबित दूरी आगे होगा, इमेज दर्पण से उतनी ही अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। तो ध्यान रखना कि अभी तो हमने मूर्खों टाइप से इतना सारा एनालिसिस किया है ना, लेकिन देखो आगे इतना सारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। ये तो ध्यान रखना कि कभी भी समतल दर्पण से इमेज बन रही है तो बस उसमें एक ही कंसेप्ट कि ऑब्जेक्ट दर्पण से जितना अभिलंबित दूरी आगे होगा, इमेज दर्पण से उतनी ही अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। अब देखो इस टाइप से हमने समतल दर्पण से ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है वो देख लिया। अब देखो ये जो बहुत सिंपल सा केस लिया, उसके आधार पर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की किताबी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि आपतित किरणों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। वही कि आपतित किरणों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और ऐसे ही परावर्तित किरणों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा उसको इमेज बोलेंगे। दर्पण इससे परावर्तन हो रहा है, लेंस होता तो अपवर्तन होता।
ठीक है, तो हम किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि आपतित किरणों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसको ऑब्जेक्ट, और परावर्तित या अपवर्तित किरणों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसको इमेज बोल सकते हैं। और समतल दर्पण के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट समतल दर्पण से जितनी अभिलंबित दूरी आगे होगा, इमेज समतल दर्पण से उतनी ही अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। है ना? तो ये सारा लिख दिया है। अब देखो, ध्यान रखना कि अभी तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमने मूर्खों टाइप से किरण चित्र बनाया है, लेकिन ध्यान रखना कि अब अगर इमेज की स्थिति देखनी है तो बेवकूफ टाइप से किरण चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट करेंगे। किरण चित्र अपने मन में ही सोच लेंगे, लेकिन अब डायरेक्ट करेंगे। ये तो जैसे सेम यही केस दे रहा हूँ कि समतल दर्पण है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमको देखना है कि इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है ना? तो तुम कसम खा लेना, ये तुम कसम खा लेना कि कभी भी समतल दर्पण से इमेज बनानी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे। ये तो ध्यान रखना कि समतल दर्पण से अगर कभी भी इमेज बनानी है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे। अभिलंब डालेंगे, उसके बाद तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि ऑब्जेक्ट दर्पण से इतनी अभिलंबित दूरी आगे है, तो इमेज दर्पण से उतनी अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी, नहीं? तो बिना किरण चित्र के हम डायरेक्ट करेंगे, किरण चित्र अपने मन में ही सोच सकते हैं, ठीक? एक और चीज़ है यार, ये देखो अभी तो ये जो दर्पण है ऑब्जेक्ट है ना, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के सामने है, इससे इमेज बन रही है वो दिख रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने नहीं होता, थोड़ा-सा ऊपर या नीचे होता है, ठीक? तब इमेज बनेगी या नहीं बनेगी वो देखना है। ये तुम खुद बताओ, इस बार ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने तो नहीं है लेकिन थोड़ा नीचे है, तो बताओ इस बार भी है ना, इस बार भी ऑब्जेक्ट की किरणें निकलेंगी और ऑब्जेक्ट की कुछ किरणें तो दर्पण से टकराएँगी ना, बस कुछ किरणें दर्पण से टकराएँगी मतलब वो परावर्तित भी होंगी, और परावर्तित किरणों के कारण इमेज भी बनेगी। तो ध्यान रखना कि इमेज बनने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के सामने होना ज़रूरी नहीं है, दर्पण के ऊपर-नीचे कहीं भी हो सकता है। बस इमेज बनने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट की कुछ किरणें दर्पण से टकरानी चाहिए, है ना? हाँ बच्चों, समतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल लेते हैं। नहीं, पहले एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देखना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई समतल दर्पण है जो 3,2 से 3,5 तक ही फैला हुआ है। और इधर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि समतल दर्पण के कारण ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी वो देखना है, और उसके बाद हमको देखना है कि इमेज की स्थिति या इमेज के निर्देशांक क्या होंगे वो देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण है और ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे रखा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी वो देखना है। ये तो बस तुम आराम से बताओ। इस बार ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने नहीं है, थोड़ा नीचे है। फिर भी बताओ ऑब्जेक्ट की कुछ किरणें तो दर्पण से टकराएँगी ना? तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की कुछ किरणें दर्पण से टकराएँगी, मतलब कन्फर्म है कि इमेज बनेगी। है ना? कुछ किरणें दर्पण से टकराएँगी या परावर्तित होंगी मतलब इमेज बनेगी। बस हमको देखना है कि इमेज कहाँ बनेगी, मतलब इमेज के निर्देशांक देखने हैं। ये तो हमने बिल्कुल कसम खा रखी है। तुमको चमका करके बताया था कि कभी भी समतल दर्पण से इमेज बनानी है, तो कसम खा लेना कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे। है ना? बस सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालते हैं। ये तो अभिलंब डालने के लिए ऐसा करते हैं कि दर्पण, ये क्या होता है? ये अभिलंब डालने के लिए ऐसा करते हैं कि दर्पण को थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? दर्पण को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं मतलब आगे बढ़ाते हैं, और चलो अब ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालते हैं। बस अभिलंब डाला तो साफ-साफ पता चल गया कि बताओ ऑब्जेक्ट दर्पण से इतनी अभिलंबित दूरी आगे है, तो जो इमेज बनेगी वो दर्पण से उतनी अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। बस सबसे पहले हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट दर्पण से कितनी अभिलंबित दूरी आगे है वो देखना है। देखते ही बताओ, इसका एक्स निर्देशांक 0 है और दर्पण का एक्स निर्देशांक 3 है। मतलब बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण से 3 अभिलंबित दूरी आगे है, तो बताओ जो इमेज बनेगी वो दर्पण से 3 अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी, यहाँ बनेगी। अब इमेज के निर्देशांक भी देख सकते हो ना, बताओ ऑब्जेक्ट के निर्देशांक 0, 0 है, ये दूरी 3 और ये दूरी 3, तो कुल दूरी 6 हो गई ना? तो बस इमेज के निर्देशांक क्या हो जाएँगे, 6, 0, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, ठीक? अब देखो
ये तो इमेज के निर्देशांक निकालिए, वैसे इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही काफ़ी है, ठीक? हाँ, लेकिन तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से जस्टिफाई भी कर सकते हो कि इमेज कैसे बनेगी। ये तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। और बताओ ऑब्जेक्ट की कुछ किरणें तो दर्पण से टकराएँगी ना? तो ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी और ऑब्जेक्ट की कुछ किरणें दर्पण से टकराएँगी और टकराने के बाद ऐसी परावर्तित होंगी, ठीक है? तो तब परावर्तन के बाद किरणें कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन अगर कोई दर्शक यहाँ से देखे तो ये किरणें इधर कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब इमेज इधर बनेगी। ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन आगे हम डायरेक्ट करेंगे, है ना? फालतू किरण चित्र की जरूरत नहीं है, वो अपने मन में ही समझ लेंगे। हाँ बच्चों, समतल दर्पण का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कोई समतल दर्पण है, लेकिन इस बार समतल दर्पण एक्स और वाई अक्ष के बिल्कुल बीच में, मतलब 45 डिग्री कोण पर टेढ़ा रखा हुआ है। दिख रहा है ना? तो इस बार समतल दर्पण 45 डिग्री कोण टेढ़ा रखा हुआ है और इधर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके निर्देशांक -5, 0 है। समझते हो कि ऑब्जेक्ट के निर्देशांक -5, 0 है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूल बिंदु से 5 मीटर पीछे होगा, है ना? तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूल बिंदु से 5 मीटर पीछे होगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट के निर्देशांक ये हैं, तो बस हमको देखना है कि इस बार इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं, और अगर बनेगी तो इमेज के निर्देशांक क्या होंगे, वो हमको देखना है, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी वो देखना है। तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। और बताओ ऑब्जेक्ट की कुछ किरणें तो दर्पण से टकराएँगी ना? बस ऑब्जेक्ट की कुछ किरणें दर्पण से टकराएँगी, मतलब इमेज निश्चित बनेगी, ठीक है? बस अब हमको देखना है कि इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। ये तो हमने बिल्कुल कसम खा रखी है, तुमको चमका कर बताया था कि अगर कभी भी समतल दर्पण से अगर इमेज बनानी है, तो बस सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे। इस बस इस बार भी इमेज के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे, ठीक है? तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि दर्पण को थोड़ा-सा आगे बढ़ा देते हैं, मतलब एक्सटेंड करते हैं, है ना भाई? तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि दर्पण को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं। और चलो, अब इस ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालते हैं। सर वो जो चित्र ढंग से नहीं बन रहा था, ठीक? अब वही कि इमेज बनानी है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं कि दर्पण को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं। और चलो अब हम ऑब्जेक्ट से दर्पण पर एवं ऑब्जेक्ट से दर्पण पर ऐसे अभिलंब डालते हैं, ठीक? और बस अभिलंब डाल दिया तो पक्का पता चल गया कि बताओ ऑब्जेक्ट दर्पण से इतनी अभिलंब दूरी आगे है, तो इमेज दर्पण से उतनी अभिलंब दूरी पीछे बनेगी, मतलब यहाँ बनेगी। सही है ना? बस ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डाल दिया, अब तुम देखते ही बता सकते हो कि बताओ ऑब्जेक्ट दर्पण से इतनी अभिलंब दूरी आगे है, तो इमेज दर्पण से उतनी अभिलंब दूरी पीछे बनेगी, मतलब इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है? सही है ना? तो बस अब हमको देखना है कि इमेज की स्थिति, मतलब इमेज के निर्देशांक क्या होंगे वो देखना है। तो उसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री लगा सकते हो। चलो इतना तुम देखते ही बताओ कि ये कोण 45 है, तो ये भी सम्मुख कोण 45 होगा। अब तुम देखते ही बताओ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है या नहीं है? बताओ 3 चीजें बराबर है ना? एक तो बताओ ऑब्जेक्ट जितनी अभिलंब दूरी आगे, इमेज दर्पण से उतनी अभिलंब दूरी पीछे बनेगी, मतलब ये भुजा बराबर है। उसके बाद ये भुजा तो दोनों में कॉमन ही है। और बताओ ये कोण 90 और ये कोण 90, ये भी बराबर है। 3 चीजें बराबर है, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पूरी तरह से सर्वांग सम है। तो सारी भुजाएं भी बराबर होंगी और सारे कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये कोण 45 है, तो सर्वांग सम के अनुसार ये कोण भी 45 होगा। अब चलो तुम देखते ही बताओ, ये कोण भी 45, ये भी कोण 45 थे, कुल कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। और बताओ कुल कोण 90 डिग्री हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट एक्स अक्ष पर है, तो इमेज 90 डिग्री मतलब वाई अक्ष पर होगी, है ना? कुल कोण 90 डिग्री है ना, मतलब बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्स अक्ष पर है तो इमेज वाई अक्ष पर होगी, ठीक है? और एक और चीज देख सकते हैं, बताओ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, तो बताओ ये भुजा 5 है तो ये भुजा भी 5 ही होगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इमेज y अक्ष पर होगी और मूल बिंदु से 5 जितनी नीचे होगी, तो इमेज के निर्देशांक 0, -5। तो इस टाइप से ज्योमेट्री लगा करके ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
हाँ बच्चों देखो, समतल दर्पण से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना देख लिया। अब इसमें अगला कंसेप्ट आता है फील्ड ऑफ व्यू या इसको हिंदी में दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। तो वही फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है वो देखते हैं। तो वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि जिस क्षेत्र में परावर्तित किरणें पहुंच सकती हैं या जहां से आंखें रख करके हम इमेज को देख सकते हैं, उसको दृश्य क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा केस दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा समतल दर्पण है और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो तो हम अभी देख चुके हैं। बताओ, इमेज की स्थिति देखनी है तो उसके लिए वही ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे। साफ साफ बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दर्पण से इतनी अभिलंबित दूरी आगे है, तो इमेज दर्पण से उतनी अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी वो तो देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको देखना है कि इमेज का दृश्य क्षेत्र कौन सा होगा। हमको ये देखना है कि इमेज का दृश्य क्षेत्र या इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा, मतलब परावर्तित किरणें कहाँ से कहाँ तक पाई जाएंगी वो देखना है, ठीक। ये तो ध्यान रखना तुम अच्छे से, ये अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी हमको दृश्य क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू देखना है ना। कभी दृश्य क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू देखना हो तो उसके लिए सेट तरीका है। हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम किरणें बनाते हैं, मतलब दर्पण से टकराने वाली पहली किरण और दर्पण से टकराने वाली लास्ट किरण। चलो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली पहली किरण, मतलब सबसे ऊपर वाली किरण देखते हैं। तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली सबसे ऊपरी किरण या सबसे पहली किरण ये होगी, और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, ठीक है? मतलब ये पहली परावर्तित किरण होगी। और अब हम सबसे लास्ट परावर्तित किरण, मतलब सबसे, है ना, अब हम सबसे लास्ट मतलब सबसे निचली किरण देखते हैं। तो बताओ, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली सबसे निचली या लास्ट किरण ये होगी, और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, मतलब ये लास्ट परावर्तित किरण होगी। बस तुम आराम से बताओ, या तुम आराम से बताओ कि ये पहली परावर्तित किरण होगी और ये लास्ट परावर्तित किरण होगी। तो बताओ, जो भी परावर्तित किरण है वो इसके और इसके बीच वाले भाग में ही पाई जाएंगी, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है ना, कि कभी फील्ड ऑफ व्यू देखना है तो एक्सट्रीम किरणें बनाएंगे, तो बस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दर्पण से टकराने वाली पहली किरण ये होगी, ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी। और ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली लास्ट किरण ये होगी, और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी। तो बताओ, पहली परावर्तित किरण है और ये लास्ट परावर्तित किरण है। तो बताओ, जो भी परावर्तित किरणें होंगी वो इन दोनों के बीच वाले भाग में पाई जाएंगी, है तो बोल सकते हैं ये पहली और लास्ट परावर्तित किरण है। तो जितनी भी परावर्तित किरणें वो इन दोनों के बीच वाले भाग में ही पाई जाएंगी, इसलिए इन दोनों किरणों के बीच वाला जो भाग होगा उसको दृश्य क्षेत्र बोलेंगे, है ना। तो इनके बीच वाला जो भाग होगा उसको दृश्य क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे, ठीक। ये तो देखो, तुम लॉजिकली सोच सकते हो। बताओ, अगर कोई दर्शक अपनी आंखें इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रखे, है ना, कोई दर्शक अपनी आंखें फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रखे, तब तो इसको कुछ परावर्तित किरणें मिलेंगी, मतलब इमेज दिखेगी। जैसे बताओ, कोई दर्शक अपनी आंखें यहाँ रखे तो इसको इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी। बताओ, अब ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है ना। तुम खुद बताओ कि अगर दर्शक अपनी आंखें इधर रखे तो बताओ, यहाँ तो इसको कुछ परावर्तित किरणें मिलेंगी ना। और बताओ, कुछ परावर्तित किरणें मिलेंगी मतलब इसको इमेज दिखेगी और वहीं की वहीं दिखेगी, ठीक। ऐसे ही बताओ, कोई दर्शक अपनी आंखें इधर रखे तो भी इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी, तुम खुद बताओ। ये बताओ, कोई दर्शक अपनी आंखें यहाँ रखे तो अभी भी ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ही है, तो यहाँ भी इसको कुछ परावर्तित किरणें मिलेंगी, और कुछ परावर्तित किरणें मिलेंगी मतलब दर्शक अपनी आंखें यहाँ रखे तब भी इसको इमेज दिखेगी और बिंदास वहीं के वहीं दिखेगी। लेकिन चलो तुम बताओ कि अगर कोई दर्शक अपनी आंखें यहाँ रखे तो इसको इमेज दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। तुम बताओ, अब दर्शक फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो गया है ना। तो बताओ, अगर कोई दर्शक यहाँ, ये कोई दर्शक अपनी आंखें यहाँ रखे तो यहाँ तो उसको कोई परावर्तित किरण नहीं मिलेगी, ये लास्ट किरण है, उसके बाद कोई किरण नहीं है। तो कोई दर्शक अपनी आंखें यहाँ रखे तो यहाँ इसको कोई परावर्तित किरण नहीं मिलेगी, और कोई परावर्तित किरण नहीं मिलेगी मतलब इसको इमेज नहीं दिखेगी, है ना। इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा। बताओ, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्ट किरणें है ना, ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट किरणें तो इसको आंखों तक पहुंच जाएंगे, मतलब इसको ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, लेकिन परावर्तित किरणें आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब उसको इमेज नहीं दिखेगी, नहीं।
बस अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना, ये तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जिस भाग तक परावर्तित किरणें पहुँच सकती हैं, है ना? कि जिस भाग में परावर्तित किरणें पहुँच सकती हैं मतलब जिस भाग में आँखें रख कर के हम इमेज को देख सकते हैं, उस भाग को दृश्य क्षेत्र बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। और कभी भी फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो उसके लिए हम एक्सट्रीम किरणें बनाते हैं, मतलब दर्पण से टकराने वाली पहली किरण और लास्ट किरण बनाते हैं। चलो फील्ड ऑफ व्यू का एक और केस ले लेते हैं। इस बार भी हमको दे रखा है कोई समतल दर्पण है ना? इस बार भी कोई समतल दर्पण है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा नीचे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है और उसके बाद देखना है कि इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना? मतलब कहाँ से कहाँ तक हम इस इमेज को देख सकते हैं वो देखना है। ठीक? सबसे पहले इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। ये तो रटा हुआ है कि बता इमेज की स्थिति निकालनी है तो बस वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे। तो दर्पण को एक्सटेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालते हैं। तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि ऑब्जेक्ट दर्पण से इतनी अभिलंब दूरी आगे है, तो इमेज दर्पण से उतनी अभिलंब दूरी पीछे बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी वो तो पहले भी देख चुके थे। लेकिन अब हमको देखना है कि किस भाग में आँखें रख कर के हम इमेज को देख सकते हैं, मतलब इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से कहाँ तक होगा वो देखना है। ये तो मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी दृश्य क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक्सट्रीम किरणें बनाते हैं, मतलब दर्पण से टकराने वाली पहली किरण और दर्पण से टकराने वाली लास्ट किरण। बस तुम देखते ही बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली पहली किरण या सबसे निचली किरण ये होगी ना? बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलने और दर्पण से टकराने वाली पहली किरण ये होगी और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी तो ये पहली परावर्तित किरण होगी। और ऐसे अब लास्ट किरण बनाते हैं। तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली लास्ट किरण ये होगी, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली लास्ट किरण ये होगी और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी तो ये लास्ट परावर्तित किरण होगी। बस तुम देखते ही बताओ कि ये पहली परावर्तित किरण है और ये लास्ट परावर्तित किरण है। तो बता जितनी भी परावर्तित किरणें होंगी वो इन दोनों के बीच में होंगी। बस इन दोनों किरणों के है ना? जो भी परावर्तित किरणें होंगी वो केवल इन दोनों किरणों के बीच ही होंगी। तो बस इन दोनों किरणों के बीच वाला जो भाग है उसको दृश्य क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई दर्शक अपनी आँखें इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रखे तब तो इसको इमेज दिखेगी, लेकिन बाहर रखे तो इसको इमेज नहीं दिखेगी। जैसे बताओ अगर कोई दर्शक अपनी आँखें यहाँ रखे, तो इसको इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी बताओ? अभी दर्शक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है ना, तो यहाँ तो उसको कुछ परावर्तित किरणें मिलेंगी और कुछ परावर्तित किरणें मिलेंगी, मतलब इमेज दिखेगी और यहीं दिखेगी नहीं। लेकिन कोई दर्शक अपनी आँखें यहाँ रखे, तो बताओ इसको इमेज दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी बताओ? अब ये दर्शक फील्ड ऑफ व्यू के बाहर पहुँच ये दर्शक फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो गया है, तो यहाँ इसको कोई परावर्तित किरण नहीं मिलेगी और कोई परावर्तित किरण नहीं मिलेगी मतलब इसको इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है? लेकिन बताओ ऑब्जेक्ट दिखेगा या नहीं? ऑब्जेक्ट तो दिखेगा। बताओ ऑब्जेक्ट की तो डायरेक्ट किरणें इसकी आँखों तक पहुँच जाएँगी, इससे इसको ऑब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन परावर्तित किरणें इसकी आँखों तक नहीं पहुँच पाएँगी तो इसको इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है? तो फील्ड ऑफ व्यू के बारे में हमने पढ़ लिया कि जिस भाग तक परावर्तित किरणें पहुँच सकती हैं, मतलब जिस भाग में आँखें रख कर के हम इमेज को देख सकते हैं उसको दृश्य क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये तो ध्यान रखना तुम कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो, है ना? किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि अ, दर्शक अपनी आँखें कहाँ से कहाँ तक रखे ताकि उसको इमेज दिखे। इस टाइप की कभी भी लैंग्वेज हो तो देखते ही चमक जाना चाहिए कि इनडायरेक्टली उन्होंने फील्ड ऑफ व्यू पूछा है। हाँ बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू का एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं, तो इसको देख लेना। तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई समतल दर्पण है जिसकी कुल लंबाई हमको डी दे रखी है और इस समतल दर्पण से चलो एल दूरी पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल लाइन पे है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर भी दर्पण की लंबाई d/2 और ऑब्जेक्ट के नीचे भी दर्पण की लंबाई d/2 है। तो एल दूरी पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट से एल दूरी पर ही कोई ऐसा y अक्ष है। ये तो है कि दर्पण से एल दूरी पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से एल दूरी पर ऐसा कोई y अक्ष है, ठीक? तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी ना, तो उस ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी, ये दर्पण से टकराएँगी और ये किरणें परावर्तित होने के बाद y अक्ष से गुजरेंगी। ये तो हम बोल सकते हैं
कि ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी, दर्पण से परावर्तित होंगी और परावर्तित होने के बाद ये किरणें y अक्ष से गुजरेंगी। तो हमको देखना है कि परावर्तित किरणें y अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी वो देखना है। और उसके बाद हमको दे रखा है कि कोई दर्शक v की नियत चाल से ऐसे y अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो हमको देखना है कि कितने समय तक उसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी वो देखना है, ठीक ना? तो हम समझते हैं यार कि जितने समय तक ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा तभी तक इसको इमेज दिखेगी। फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गया तो इमेज नहीं दिखेगी। तो बस इनडायरेक्टली हमको देखना है कि इनडायरेक्टली देखना है कि अ, वाई अक्ष पर परावर्तित किरणें कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी। शब्द सुनते ही समझ गए कि इनडायरेक्टली हमको वाई अक्ष पर फील्ड ऑफ व्यू देखना है, ठीक? स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये कोई दर्पण है, इससे L दूरी पर ऑब्जेक्ट तो इधर y अक्ष है ना, ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी, टकराने के परावर्तित होने के बाद y अक्ष से गुजरेंगी। तो बस परावर्तित किरणें y अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी वो देखना है ना? और परावर्तित किरणें y अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी, शब्द सुनते ही दिमाग में आ गया कि इनडायरेक्टली हमको y अक्ष पर फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। तो बस हम बिल्कुल डरते नहीं, हमको रटा हुआ है ना? हमको बिल्कुल रटा हुआ है कि कभी भी फील्ड ऑफ व्यू निकालना हो तो उसके लिए सेट तरीका है। हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम किरणें बनाते हैं, मतलब दर्पण से टकराने वाली सबसे पहली किरण और सबसे लास्ट किरण। चलो पहले हम सबसे पहली किरण देखते हैं। बस तुम कॉमन सेंस से बताओ, बताओ ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली सबसे पहली किरण या सबसे ऊपरी किरण ये होगी और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, मतलब ये पहली परावर्तित किरण होगी। और चलो अब लास्ट किरण देखते हैं। तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली सबसे लास्ट है निचली किरण ये होगी और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, मतलब ये लास्ट परावर्तित किरण होगी। है तो कर सकते हैं ना? कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दर्पण से टकराने वाली पहली किरण ये होगी, ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी और दर्पण से टकराने वाली लास्ट किरण ये होगी, ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी। तो बस तुम आराम से बताओ, ये तुम आराम से बताओ कि अ, वाई अक्ष से गुजरने वाली पहली परावर्तित किरण ये होगी और लास्ट परावर्तित किरण ये होगी। तो परावर्तित किरण वाई अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी? यहाँ से यहाँ तक पाई जाएँगी, है ना? तो बोल सकते हैं कि परावर्तित किरणें वाई अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक पाई जाएँगी। तो बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी वो देखना है ना? तो बस तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो उसके लिए हम सिंपली ज्योमेट्री लगाएँगे, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो उसके लिए हम सिंपली ज्योमेट्री लगाएँगे। अब देखो अधिकतर बच्चे ज्योमेट्री में फँस जाते हैं। इनको पता नहीं चलता कि ज्योमेट्री कैसे लगानी है। ठीक है? तो तुम अच्छे से एकदम अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी समतल दर्पण के किसी क्वेश्चन में ज्योमेट्री लगानी हो, तो ज्योमेट्री लगाने का भी सेट तरीका होता है। हम क्या करते हैं, आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है? 1 सेकंड भी अटकना मत है, याद रखना। कि समतल दर्पण में ये समतल दर्पण के केस में कभी ज्योमेट्री लगानी है तो सेट तरीका है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो आपतित किरण से तो समकोण त्रिभुज ये बना दिया और ऐसे ही परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये वाला बना दिया, ठीक। सही है ना? तो बस आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाया। अब तुम मान के चलना कि है ना, तुम परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये वाला भी बना सकते हो। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हमने ये किया कि आपतित किरण से समकोण त्रिभुज ये वाला बना दिया और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये वाला बना दिया। अब तुम मान के चलना कि आपतित और परावर्तित किरण से जो समकोण त्रिभुज बनाओगे वो समरूप तो ज़रूर होंगे। तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक ना? तुम बताओ कि किरण अभिलंब से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित भी होगी। है ना? ये क्या हो रहा है? हुँ। तो ऐसे किरण अभिलंब से थीटा कोण पर आई तो थीटा कोण पर परावर्तित भी होगी। तो बताओ ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण थीटा, है ना? तो सब तुम देखते ही बताओ इन त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर है ना? बताओ ये कोण 90, ये भी कोण 90 तो ये कोण बराबर हो गया। ये कोण थीटा, ये भी कोण थीटा, दूसरा कोण बराबर हो गया। तो बताओ इन त्रिभुज में 2 कोण बराबर है तो ऑब्वियसली तीसरा कोण भी बराबर होगा। और बताओ इन त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर है, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप तो ज़रूर होंगे। ठीक है, आगे गधों टाइप से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। इस समतल दर्पण में कभी भी ज्योमेट्री लगानी है तो क्या करते हैं, आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएँगे और तुम आँखें बंद करके बोल सकते हो कि आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाए वो समरूप तो ज़रूर होंगे और समरूप होंगे मतलब भुजाएँ समान अनुपात में होंगी, ठीक ना?
बस तुम बताओ कि इसकी एक्स वाली भुजा कितनी है एल और इसकी क्षैतिज भुजा कितनी है 2l। बताओ ये दूरी एल और ये भी दूरी एल तो टोटल 2l। बस तुम बताओ इसकी एक्स वाली भुजा एल और इसकी एक्स वाली भुजा 2l है, तो बताओ इसकी तुलना में इसकी एक्स वाली भुजा डबल है, तो समानुपाती रूप से y वाली भुजा भी डबल होगी। तो इसकी y वाली भुजा d/2 है, तो इसकी y वाली भुजा d/2 का डबल मतलब d हो गई। सही है ना? तो ये ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज समरूप जरूर होंगे, तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इसकी तुलना में इसकी x वाली भुजा डबल तो समानुपाती रूप से y वाली भुजा भी डबल। इसकी y वाली भुजा d/2 है, तो इसकी y वाली भुजा d/2 का डबल मतलब d होगी। अब बस यही काम लास्ट किरण के लिए भी करते हैं, ठीक है ना? जो लास्ट किरण उसको पकड़ते हैं, इसमें भी आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तुम बताओ आपतित किरण से समकोण त्रिभुज ये बन गया और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये बन गया। यहाँ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार भी आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वो समरूप तो जरूर होंगे और समरूप होंगे मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो बताओ इसकी एक्स वाली भुजा एल है और इसकी एक्स वाली भुजा 2 है, तो बस वही चीज कि इसकी तुलना में इसकी एक्स वाली भुजा डबल है, तो समानुपाती रूप से y वाली भुजा भी डबल होगी। इसकी y वाली भुजा d/2 है, तो इसकी y वाली भुजा d/2 का डबल मतलब d हो गई। ये दोनों दूरियां निकाली, अब बीच वाली दूरी निकालनी है। तो ये तो कोई अनपढ़ भी बोल सकता है कि बताइए दर्पण की कुल लंबाई d है, तो उसके समानांतर ये लंबाई भी कितनी होगी d। बस तुम देखते ही बताओ कि ये दूरी d, ये दूरी d और ये भी दूरी d, तो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी हो गई 3d। बस हम बोल सकते हैं कि परावर्तित किरणें y अक्ष पर कितनी दूरी तक पाई जाएंगी, है ना? परावर्तित किरणें y अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक पाई जाएंगी मतलब 3d दूरी तक पाई जाएंगी। अब हमको दे रखा है कि कोई दर्शक है जो v के नियत चाल से y अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, तो हमको देखना है कि कितने समय तक इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिख पाएगी वो देखना है। बस तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि हुँ। ये तो बताओ कि दर्शक जब तक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा, बताया था ना कि दर्शक जब तक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा तब तक तो परावर्तित किरणें मिलेंगी, मतलब तब तक तो इसको इमेज दिखेगी और फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो गया तो इमेज दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है ना? बस कन्फर्म बोल सकते हैं कि दर्शक जब तक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा तभी तक इमेज दिखेगी। तो बताओ दर्शक की चाल v है और फील्ड ऑफ व्यू के अंदर कितनी दूरी तक रहेगा? 3d दूरी तक। बस हम बोल सकते हैं कि इसकी चाल v है और फील्ड ऑफ व्यू के अंदर 3d दूरी तक रहेगा, तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर कितने समय तक रहेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो तब फील्ड ऑफ व्यू के अंदर इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है 3d अपन चाल v, तो 3d/v इतने समय तक ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा, मतलब इतने समय तक इसको इमेज दिखेगी। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम अब कर सकते हो। हाँ बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू का एक क्वेश्चन किया, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और देखो ये जो क्वेश्चन है वो केवल आईआईटी जेईई के स्टूडेंट के लिए, मेडिकल के बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देना क्योंकि मेडिकल में इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये तो मेडिकल वाले बच्चे अगर कोई देख रहा हो तो इसको बिल्कुल मत देखना, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाना। ठीक, लेकिन एक बार बता देता हूँ आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए ओनली। तो देखो फील्ड ऑफ व्यू का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई दर्पण है जो 4,2 से 4,3 तक फैला हुआ है, मतलब इसकी लंबाई केवल 1 मीटर है, ठीक? और इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसके निर्देशांक 2,0 है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके इमेज के निर्देशांक क्या होंगे वो देखना है। ठीक है? और उसके बाद तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी, ये किरणें दर्पण से टकराएंगी और परावर्तित होने के बाद y अक्ष से गुजरेंगी ना। तो हमको पूछा है कि परावर्तित किरणें y अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी वो पूछा है। और आगे वही घिसा-पीटा क्वेश्चन कि कोई दर्शक है जो y अक्ष के अनुदिश v के नियत चाल से गति कर रहा है, तो कितने समय तक इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी वो देखना है, ठीक? स्टार्ट करते हैं ना? चलो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। ये तो हमको रटा हुआ है कि समतल दर्पण से कभी भी इमेज बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे। उसके लिए ऐसा करते हैं कि दर्पण को आगे बढ़ा देते हैं, तो दर्पण को एक्सटेंड कर लेते हैं और अब ऑब्जेक्ट से दर्पण पर अभिलंब डालेंगे, ठीक? यार बस अभिलंब डालेंगे तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दर्पण से इतनी अभिलंबित दूरी आगे है, तो बताओ इमेज जो है वो दर्पण से उतनी अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। तो बताओ ऑब्जेक्ट दर्पण से कितनी अभिलंबित दूरी आगे है? 2 मीटर।
है ना? तुम बताओ कि इसका एक्स निर्देशांक 2 है और दर्पण का एक्स निर्देशांक 4 है ना? मतलब ऑब्जेक्ट दर्पण से 2 अभिलंबवत दूरी आगे है, तो जो इमेज बनेगी वो दर्पण से 2 अभिलंबवत दूरी पीछे बनेगी। तो बताओ ये दूरी 2, ये दूरी 2, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 4। बताओ ऑब्जेक्ट का एक्स निर्देशांक 2 है, तो इमेज का एक्स निर्देशांक 2 प्लस 4 मतलब 6 होगा। ऐसे बोल सकते हैं दूरी 2, ये 2, तो टोटल दूरी 4 हो गई। तो ऑब्जेक्ट के निर्देशांक 2, 0 है, तो इमेज के निर्देशांक 2 प्लस 4 मतलब 6, 0 होंगे। और ये कई बार हम ये चीजें तो कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताओ ऑब्जेक्ट से ऐसी किरणें निकलेंगी, दर्पण से टकराएंगी और परावर्तित होने के बाद वाई अक्ष से गुजरेंगी ना। तो बस हमको देखना है कि परावर्तित किरणें वाई अक्ष पर कहां से कहां तक पाई जाएंगी वो देखना है। और मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी हमको ये पूछे कि परावर्तित किरणें कहां से कहां तक पाई जाएंगी, तो शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि हमको इनडायरेक्टली वाई अक्ष पर फील्ड ऑफ व्यू ही पूछा है ना? मैंने बताया था कि कभी भी फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो उसका सेट तरीका होता है। हम क्या करते हैं, दर्पण से टकराने वाली पहली किरण और लास्ट किरण देखते हैं, ठीक है ना? दोनों के लिए अलग अलग चित्र बना रहा हूं ताकि ये जो चित्र है वो उलझ नहीं जाए, ठीक है? ये तो बस फील्ड ऑफ व्यू के लिए दर्पण से टकराने वाली पहली और लास्ट किरण देखते हैं। चलो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली पहली किरण देखते हैं। है ना? तो तुम देखते ही बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली पहली किरण ये होगी और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, है ना? तो ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, मतलब ये पहली परावर्तित किरण होगी। क्या समझते हो कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दर्पण से टकराने वाली पहली किरण ये होगी और ये परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, मतलब ये पहली परावर्तित किरण होगी, ठीक है ना? तो बस हमको देखना है कि ये किरण जब y अक्ष से गुजरेगी तो इसकी ऊंचाई या y निर्देशांक कितना होगा वो देखना है। बस इस किरण की ऊंचाई या y निर्देशांक निकालना है। तो सभी को पता है कि उसके लिए हमको ज्योमेट्री लगानी होगी, है ना? और मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि समतल दर्पण में अगर कभी भी ज्योमेट्री लगानी है तो फंसना मत। इस समतल दर्पण में कभी भी ज्योमेट्री लगानी है तो सेट तरीका है। हम क्या करते हैं, आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो, एक तो आपतित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये वाला, और एक इस परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये वाला, सही है ना? तो आपतित किरण से समकोण त्रिभुज बना दिया ये, और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे ये वाला। अब तुमको कहने की जरूरत नहीं है ना? पहले हम प्रूव कर चुके हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपतित और परावर्तित किरण से जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो समरूप तो जरूर होंगे, और समरूप होंगे मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो तुम बताओ कि इसकी एक्स वाली भुजा कितनी है 2 और इसकी एक्स वाली भुजा कितनी है 4। तुम बताओ ना, ये y अक्ष है और दर्पण का x निर्देशांक 4 है ना, मतलब एक क्षैतिज दूरी 4 होगी। तुम बताओ कि इसकी x वाली दूरी 2 और इसकी x वाली दूरी 4 है, तो बताओ इसकी तुलना में इसकी x वाली दूरी डबल है, तो समानुपाती रूप से y वाली दूरी भी डबल होगी। तो तुम बताओ कि इसकी y वाली दूरी कितनी है 2 है, तो इसकी y वाली दूरी डबल होगी, 2 का डबल मतलब 4 होगी, ठीक है? तो सब तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि ये ऊंचाई 2, ये ऊंचाई 4, तो बताओ ये कुल ऊंचाई कितनी हो गई 2 प्लस 4 मतलब 6। तो बता जो पहली किरण है वो y इक्वल टू 6 से गुजरेगी, है ना? ये ध्यान रखना कि ये दूरी 2, ये दूरी 4, ये टोटल ऊंचाई 2 प्लस 4 मतलब 6। तो बता पहली किरण, है ना, 6 मीटर ऊंचाई से गुजरेगी, मतलब y इक्वल टू 6 से गुजरेगी। तो पता चल गया कि पहली परावर्तित किरण y इक्वल टू 6 से गुजरेगी, ठीक है? अब चलो अब लास्ट किरण बनाते हैं। तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और दर्पण से टकराने वाली लास्ट किरण ये होगी और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, है ना? तो एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दर्पण से टकराने वाली लास्ट किरण ये होगी और ये किरण परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएगी, तो ये लास्ट परावर्तित किरण होगी। तो हमको देखना है कि ये जो लास्ट परावर्तित किरण है वो y अक्ष पर कितनी ऊंचाई से गुजरेगी, है ना? मतलब इसकी ऊंचाई देखनी है। तो बस उसके लिए भी ज्योमेट्री लगानी है। और अब तो बिल्कुल डरते नहीं, अब तो रट गया है कि समतल दर्पण में कभी भी ज्योमेट्री लगानी है तो बस एक ही तरीका, क्या करते हैं बताओ? आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बस एक तो इस आपतित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये जो इस आपतित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये वाला, और एक इस परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं
क्या हो रहा है? ये तो ज्योमेट्री के लिए वही आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज। तो आपतित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये वाला, और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये वाला। इस बार भी तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। इस बार भी आपतित और परावर्तित किरण से जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो समरूप तो जरूर होंगे, और समरूप होंगे मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो बताओ इसकी एक्स वाली भुजा कितनी है 2, और इसकी एक्स वाली भुजा कितनी है 4, है ना? y अक्ष और इसका x निर्देशांक 4, तो एक क्षैतिज दूरी 4 होगी। बस बोल सकते हैं कि इसकी x वाली भुजा 2 और इसकी x वाली भुजा 4। तो बताओ इसकी तुलना में इसकी x वाली भुजा डबल है, तो समानुपाती रूप से y वाली भुजा भी डबल होगी। तो बताओ इसकी y वाली भुजा कितनी है 3। बताओ ना, इसका y निर्देशांक 3 है ना, मतलब इसकी y वाली भुजा 3 है, तो इसकी y वाली भुजा 3 की डबल मतलब 6 होगी। तो बस तुम बताओ कि ये ऊंचाई 3, ये ऊंचाई 6, तो बताओ टोटल ऊंचाई कितनी हो गई 9, है ना? टोटल ऊंचाई 9 होगी, मतलब जो लास्ट परावर्तित किरण है वो y अक्ष पर कहां से गुजरेगी, y इक्वल टू 9 से गुजरेगी। तो बस अब तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि पहली परावर्तित किरण तो y इक्वल टू 6 से गुजरेगी, और लास्ट परावर्तित किरण y इक्वल टू 9 से गुजरेगी। तो बता जितनी भी परावर्तित किरणें वो y अक्ष से, है ना, जितनी भी परावर्तित किरणें वो y अक्ष पर कहां से कहां तक गुजरेंगी, y इक्वल टू 6 से y इक्वल टू 9 तक गुजरेंगी, मतलब केवल इस 3 मीटर दूरी के अंदर अंदर इस सारी परावर्तित किरणें होंगी। ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया कि परावर्तित किरणें y अक्ष पर कहां से कहां तक पाई जाएंगी, y इक्वल टू 6 से y इक्वल टू 9, मतलब इस 3 मीटर दूरी के अंदर अंदर ही परावर्तित किरणें होंगी। ठीक। अब अगला पार्ट ये दे रखा है कि कोई दर्शक है जो v की नियत चाल से y अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, तो बस कितने समय तक ये ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा। ठीक है? बस यही चीज ये बताया, दर्शक जब तक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा, है ना, तो दर्शक जब तक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा, मतलब y इक्वल टू 6 से y इक्वल टू 9 के बीच रहेगा, तब तो इसको परावर्तित किरणें मिलेंगी, मतलब इमेज दिखेगी। और जैसे ही फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गया इसको इमेज दिखना बंद हो जाएगी। तो बताओ कितनी दूरी तक इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, 3 मीटर दूरी तक, है ना? यहाँ से यहाँ तक मतलब 3 मीटर दूरी तक, है ना, 3 मीटर दूरी चलने के दौरान इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। बस आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा वो देखना है। बस डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नियत चाल से गति कराए इससे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो था फील्ड ऑफ व्यू में इसकी चली गई दूरी तो कितनी है 3 मीटर, अपन चाल भी, तो 3/v इतने समय तक इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। ये तो क्वेश्चन बता दिया, केवल जेई के बच्चों के लिए। मेडिकल वाले बच्चे प्लीज इसको देखे भी नहीं और नोट भी नहीं करें, क्योंकि मेडिकल में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ बच्चों देखो, अभी तक तो हमने समतल दर्पण से किसी बहुत छोटे से मतलब बिंदु ऑब्जेक्ट की इमेज देखी थी। लेकिन अब देखते हैं कि समतल दर्पण के सामने कोई बड़ी वस्तु रखी हो, मतलब कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसकी इमेज कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो उसको समझने के लिए नॉर्मल सा केस लेते हैं, जैसे समतल दर्पण है और इस बार इसके आगे हमने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है जिसको हम ए बी नाम दे देते हैं। इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो वही कंसेप्ट होता है कि हम पहले बिंदु मतलब बिंदु ए की इमेज देखते हैं, लास्ट बिंदु मतलब बिंदु बी की इमेज देखते हैं, और उसके आधार पर पूरी इमेज का अनुमान लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इस बिंदु ए की इमेज देखते हैं, तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि ए बिंदु दर्पण से जितनी अभिलंब दूरी आगे होगा, उसकी इमेज दर्पण से उतनी अभिलंब दूरी पीछे बनेगी, तो ए डैश मान लेते हैं। और अब बी बिंदु की इमेज बनानी है, तो बी बिंदु भी दर्पण से जितनी अभिलंब दूरी आगे होगा, उसकी इमेज उतनी अभिलंब दूरी पीछे बनेगी, तो बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी। बस बताओ, ए की इमेज ए डैश यहाँ और बी की इमेज बी डैश यहाँ, तो बताओ कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी। ठीक है, इससे तुम साफ साफ देख सकते हो, है ना? ये जो बना है उससे बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। बताओ इस बार ऑब्जेक्ट की ऊंचाई और इमेज की ऊंचाई बराबर होगी, और साथ में ऑब्जेक्ट अभिलंब से जितना कोण बनाएगा इमेज भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी, है ना? बस अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना? तो अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दर्पण के सामने अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है।
तब भी कॉन्सेप्ट वही होगा कि ऑब्जेक्ट दर्पण से, है ना, बड़ा ऑब्जेक्ट भी दर्पण से जितनी अभिलंबित दूरी आगे, इमेज उतनी अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। उसके बाद इस बार ऑब्जेक्ट की ऊंचाई जितनी होगी, इमेज की ऊंचाई भी उतनी होगी। और ऑब्जेक्ट दर्पण अभिलंब से जितना कोण बनाएगा, इमेज भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी। वो तुम सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज अभिलंब से बराबर कोण बनाएगी तो दर्पण से भी बराबर कोण बनाएगी। चलो अगला केस लेते हैं। इस बार भी समतल दर्पण है, इसके सामने बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट टेढ़ा रखा है ना? दर्पण के सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए भी रखा है, लेकिन इस बार टेढ़ा रखा है। चलो अभिलंब से थीटा कोण पर है। अब इमेज कैसी बनेगी वो देखना है, तो उसके लिए भी वही कंसेप्ट कि ए बिंदु जितनी अभिलंबित दूरी आगे, उसकी इमेज उतनी अभिलंबित दूरी पीछे, और बी बिंदु भी जितनी अभिलंबित दूरी आगे, इमेज उतनी अभिलंबित दूरी पीछे। बस एक इमेज ए डैश यहाँ बनेगी और बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी। दोनों को मिलाएंगे तो कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी, है ना? कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश इस टाइप की बन जाएगी। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ इस बार भी ऑब्जेक्ट की और इमेज की लंबाई बिल्कुल बराबर होगी। है, तो यहाँ भी वही रिजल्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट के सामने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट टेढ़ा रखा हो तब भी वही है कि ऑब्जेक्ट दर्पण से जितनी अभिलंबित दूरी आगे, इमेज उतनी अभिलंबित दूरी पीछे। इस बार भी ऑब्जेक्ट की जितनी लंबाई होगी, इमेज की लंबाई भी उतनी होगी। और ऑब्जेक्ट अभिलंब से थीटा कोण बना रहा है तो इमेज भी अभिलंब से थीटा कोण बनाएगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और इमेज अभिलंब से बराबर कोण बनाएंगे तो दर्पण से भी बराबर कोण बनाएंगे। मतलब जो दर्पण होगा वो इन दोनों के बिल्कुल कोण अर्धक पर होगा, है ना? ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी है, तो जो दर्पण होगा उनके कोण अर्धक के अनुदिश होगा। तो ये सारा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारा लिख भी दिया है। बाकी मेन चीजें पता चल गई कि समतल दर्पण के सामने अगर बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखें तो तब ऑब्जेक्ट की जितनी लंबाई होगी, इमेज की लंबाई भी उतनी होगी। और तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज की ऊंचाई बराबर होगी, तो इमेज की ऊंचाई ऊपर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का अनुपात 1 होगा। 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया था। है ना? तो पक्का बोल सकते हैं कि समतल दर्पण से अगर कभी भी इमेज बन रही है तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज की ऊंचाई बराबर होगी। और बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज की ऊंचाई बराबर होगी तो इमेज की ऊंचाई ऊपर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का अनुपात 1 होगा। और ध्यान रखना कि इमेज की ऊंचाई ऊपर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको आवर्धन बोलते हैं। बस पक्का बोल सकते हैं कि समतल दर्पण से अगर कभी भी इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की ऊंचाई बराबर होगी, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात 1 होगा, मतलब आवर्धन हमेशा 1 होगा, है ना? तो ये सारी चीजें इजीली कर सकते हैं। चलो इसका एक चिल्लर टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको देख लेना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि क्षैतिज रखा है और हम उसकी इमेज उतनी लंबाई की ऊर्ध्वाधर बनाना चाहते हैं, है ना? ऑब्जेक्ट क्षैतिज रखा है और उसकी इमेज उतनी लंबाई की ऊर्ध्वाधर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दर्पण कैसा रखना होगा वो देखना। ये तो हम यही देख चुके हैं। बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज अभिलंब से बराबर कोण बनाते हैं तो दर्पण से भी बराबर कोण बनाएंगे। मतलब दर्पण जो होगा ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल बीच में होगा, कोण अर्धक के अनुदिश होगा। तो बस दर्पण कैसा रखना वो देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की भी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इमेज की भी लाइन को ऐसे एक्सटेंड करेंगे। और बताओ जो दर्पण है ना, बताओ जो दर्पण है वो ऑब्जेक्ट और इमेज की लाइन के बिल्कुल बीच में होगा, कोण अर्धक के अनुदिश होगा। तो तुम बताओ कि ये कुल कोण 90 डिग्री है, तो बताओ ये कोण भी 45 डिग्री और ये कोण भी 45 डिग्री, तो दर्पण को 45 डिग्री कोण पर टेढ़ा रखना होगा। हाँ बच्चों देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देख बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बुक में दिया होता है। तो देखो जैसे मान लेते हैं कोई इंसान है, इसको सिंबॉलिकली ऐसे बता रखा है। ये तो मान लेते हैं कोई इंसान है, ये इसकी आँखों का लेवल है, और मान लेते हैं कि आँखों के ऊपर तो उसकी लंबाई x है और आँखों के नीचे इस आदमी की लंबाई y है। मतलब इस आदमी की कुल लंबाई कितनी है, x प्लस y। तो देखो इसके समानांतर, मतलब इसके सामने हमने कोई समतल दर्पण रखा है। तो बस ये हमको देखना है कि आदमी अगर अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहे तो अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए वो देखना है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए वो देखना है।
ठीक है? तो ध्यान रखना कि कंप्लीट इमेज देखने का कंसेप्ट देखना है यार, ठीक है ना? तो तुम बताओ कि जैसे सर से किरणें निकलेंगी, है ना? मतलब आदमी के टॉप मोस्ट बिंदु मतलब सर से किरणें निकलेंगी और ये किरणें परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को सर की इमेज दिख जाएगी। और ऐसे ही बताओ पैरों की भी किरणें परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो उसको पैरों की भी इमेज दिख जाएगी। तो बस सबसे टॉप मोस्ट बिंदु की इमेज दिख जाएगी, सबसे निचले बिंदु की इमेज दिख जाएगी तो आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज भी दिख जाएगी, ये कंसेप्ट होता है ना? तो चलो मान लेते हैं कि सॉरी, मान लेते हैं कि आदमी के टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब सर से किरणें निकल रही हैं। फिर आदमी के टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब सर से किरणें, ये क्या हो रहा है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि आदमी के सर से मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से किरणें निकल रही हैं और बताओ ये किरणें परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को सर की इमेज दिख जाएगी, है ना? तो वही कि सर से किरणें निकल रही हैं, ये किरणें परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को सर की भी इमेज दिख जाएगी। और ऐसे ही चलो अब मान लेते हैं कि आदमी के पैरों से किरणें निकल रही हैं, है ना? तो आदमी के निम्नतम बिंदु मतलब पैरों से, हाँ, ये आदमी के निम्नतम बिंदु से मतलब पैरों से किरणें निकल रही हैं और बताओ ये किरणें भी परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को पैरों की भी इमेज दिख जाएगी, है ना? तो ये कंसेप्ट है यार कि सर से निकलने वाली किरणें परावर्तित होकर के आंखों तक पहुंच गई तो सर की इमेज दिख जाएगी और पैरों वाली किरणें भी परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को पैरों की भी इमेज दिख जाएगी। तो बस आदमी को सबसे ऊपरी बिंदु की इमेज दिख जाएगी और सबसे निचले बिंदु की भी इमेज दिख जाएगी, मतलब आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज दिख जाएगी। और चलो तुम देखते ही बताओ कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही दर्पण यूज हो रहा है, उसके बाद वाले दर्पण का तो कोई यूज हो ही नहीं रहा है। यार तुम बताओ कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए केवल यहाँ से यहाँ तक का ही दर्पण यूज हो रहा है, उसके बाद वाले दर्पण का कोई यूज हो ही नहीं रहा है। तो बस आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है तो उसके लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। अब ये दूरी कितनी होगी वो देखना है, तो उसके लिए हमको ज्योमेट्री लगानी होगी, है ना? इस दूरी के लिए हमको ज्योमेट्री लगानी होगी। ये मैंने तुमको चमका कर बताया था कि समतल दर्पण में कभी भी ज्योमेट्री लगानी हो तो अपना सेट तरीका है। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि ये सबसे पहले हमको देखना है कि आँखों के ये सबसे पहले हमको देखना है कि आँखों के ऊपर दर्पण की आवश्यक लंबाई कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए ज्योमेट्री लगानी होगी और मैंने चमका कर बताया था कि समतल दर्पण में कभी भी ज्योमेट्री लगानी हो तो सेट तरीका होता है, क्या करते हैं? आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो चलो इस आपतित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये वाला, है ना? आपतित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये वाला और इस परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये वाला, है ना? तो अब हमको अच्छे पता है कि आपतित और परावर्तित किरण से जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं वो समरूप तो जरूर होंगे, लेकिन इस बार ये त्रिभुज समरूप ही नहीं सर्वांग सम भी होंगे। बताओ सारे कोण तो बराबर है लेकिन साथ में ये भुजा कॉमन है ना, तो बस ये भुजा कॉमन है इसलिए इस बार आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनेंगे, वो समरूप ही नहीं साक्षात सर्वांग सम होंगे। और बताओ सर्वांग सम होंगे मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो बताओ सारी भुजाएं बराबर होंगी मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी x है तो ये दूरी उसकी आधी होगी x/2 और ये भी दूरी उसकी आधी होगी x/2। तो बताओ ये दूरी x/2 है तो उसके समानांतर ये दूरी भी x/2 होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए आंखों के ऊपर तो दर्पण की आवश्यक लंबाई x/2 होनी चाहिए। अब हमको देखना है कि आंखों के नीचे दर्पण की आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि आंखों के ऊपर दर्पण की आवश्यक लंबाई x/2 तो आंखों के नीचे दर्पण की आवश्यक लंबाई ऑब्वियसली y/2 होगी। लेकिन चलो इसको भी एक बार कर लेते हैं। ये तो आंखों के नीचे दर्पण की आवश्यक लंबाई कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए जो पैरों से निकलने वाली किरण है इसको पकड़ते हैं। इसमें भी आपतित और परावर्तित किरण से समकोण, है ना? इसमें भी आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब तो कहने की जरूरत नहीं है कि इस बार भी आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो समरूप ही नहीं साथ में सर्वांग सम भी होंगे क्योंकि एक भुजा कॉमन है ना,
इस बार आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वो समरूपी नहीं सर्वांग सम भी होंगे, मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी y है, तो ये दूरी इसकी आधी होगी y/2 और ये भी y/2। और तुम बताओ कि ये दूरी y/2 है, तो उसके समानांतर ये दूरी भी y/2 होगी। तो हमको लॉजिकली पता था, ठीक है। तो बस अब हम कंफर्म बोल सकते हैं ना। तो अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके लिए आंखों के ऊपर दर्पण की आवश्यक लंबाई x/2 और आंखों के नीचे दर्पण की आवश्यक लंबाई y/2। तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए? x/2 प्लस y/2, मतलब x प्लस y/2। बस बोल सकते हैं कि आदमी को अगर अपनी कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए? x प्लस y/2। अब बताओ आदमी की कुल लंबाई कितनी है? x प्लस y। और कंप्लीट इमेज देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई x प्लस y/2, मतलब दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई आदमी की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखना कि आदमी को अगर अपनी कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए? आदमी की लंबाई की आधी होनी चाहिए। सही है ना? ये ध्यान रखना। और इसमें आदमी और दर्पण की दूरी का कोई रोल नहीं है, तो इसमें आदमी और दर्पण की भी दूरी कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देख लिया, ठीक। देखो अभी देखा कि आदमी को कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके लिए तो दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई x प्लस y/2 होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दर्पण की इतनी लंबाई अवेलेबल नहीं होती है, तो तब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये आदमी है, हमको पता है कि इसकी कंप्लीट इमेज देखने के लिए तो दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई x प्लस y/2 होनी चाहिए। लेकिन चलो इस बार हमने ऐसा किया है कि आदमी के सामने कोई बहुत छोटा सा दर्पण रख दिया है ना? न्यूनतम आवश्यक लंबाई तो x प्लस y/2 होनी चाहिए, लेकिन इस बार हमने आदमी के सामने कोई बहुत छोटा सा दर्पण है, छोटा सा कांच रख दिया है। ठीक, बस तुम सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ कि आदमी के सामने अगर कोई बहुत छोटा सा दर्पण रख दें, तो भी बताओ आदमी की इमेज बनेगी या नहीं? बनेगी तो सही। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आदमी के सामने कोई बहुत छोटा सा दर्पण रख दे तब भी आदमी की इमेज बनेगी तो सही। ये तुम बताओ कि आदमी की कुछ किरणें दर्पण से टकराएँगी ना? तुम बताओ कि आदमी के हर भाग की किरणें दर्पण से टकराएँगी या परावर्तित होंगी तो आदमी की इमेज बनेगी तो ज़रूर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आदमी के सामने अगर कोई छोटा-सा दर्पण रखें, तब भी आदमी की इमेज निश्चित बनेगी और बिंदास उतने ही ऊँचाई की बनेगी। ऐसा नहीं कि दर्पण छोटा है तो इमेज भी छोटी बनेगी। ये तो ध्यान रखना कि आदमी के सामने अगर कोई बहुत छोटा-सा दर्पण रख दें या अपर्याप्त लंबाई का दर्पण रख दें, तब भी आदमी की इमेज ज़रूर बनेगी और बिंदास उतनी ही ऊँचाई की बनेगी। बस एक-एक नुकसान है कि इस बार आदमी की कंप्लीट इमेज को एक बिंदु से नहीं देखा जा सकेगा। ये तुम बताओ कि जो पैरों से किरणें निकलेंगी, ये बताओ जो पैरों से किरणें निकलेंगी, वो परावर्तित होकर के ऊपर कहीं जाएँगी। तो ध्यान रखना कि पैरों की इमेज देखनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी आँखें निकाल कर के और आँखों को ऊपर फेंकना होगा। तो ये पैरों की इमेज दिखेगी। है ना? ज़ॉम्बी करते हैं वैसे। ये ज़ॉम्बी के टाइप से आँखों को निकाल कर के और ऊपर फेंकना पड़ेगा, तो इसको पैरों की इमेज दिख पाएगी। और बताओ सर की किरणें, तो सर तो नॉर्मली ब्लैक होता है। ध्यान रखना कि सर की जो किरणें हैं, ये सर की जो किरणें हैं वो परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएँगी, तो सर की इमेज देखने के लिए इसको आँखों को नीचे की ओर फेंकना होगा तो सर की इमेज दिखेगी। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना अच्छे से। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि आदमी के सामने कोई छोटा-सा दर्पण या अपर्याप्त लंबाई का दर्पण रख दें, तब भी आदमी की इमेज ज़रूर बनेगी और बिंदास उतनी ऊँचाई की बनेगी। है ना? हमको पता है कि समतल दर्पण के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की ऊँचाई बराबर होती है। जैसे आदमी की ऊँचाई 6 फीट है, तो इमेज भी बिंदास 6 फीट की ही बनेगी, ठीक है? ध्यान रखना कि छोटा-सा दर्पण रख दें, तब भी आदमी की इमेज ज़रूर बनेगी। बिंदास उतनी ही ऊँचाई की बनेगी, बस एक ही नुकसान है कि अब पूरी इमेज को एक बिंदु से नहीं देखा जा सकता है। अगर पैरों की इमेज देखनी है तो उसके लिए उसको उछलना पड़ेगा और सर की इमेज देखनी है तो उसके लिए उसको नीचे की ओर झुकना होगा। एक ही बिंदु से सारी इमेज कंप्लीट नहीं देखी जा सकेगी। ठीक है? ये तुम कर सकते हो। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई ऐसी दीवार है सॉरी, ये हमको दे रखा है ऐसी कोई दीवार है
और इस दीवार की कुल लंबाई L है। अब देखो दीवार से x दूरी पर देखने वाला दर्शक है और उस है ना जो दर्शक बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब दीवार के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि L लंबाई की दीवार है, इससे x दूरी पर देखने वाला दर्शक है और उससे x दूरी पर फिर ऐसा दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो जो दर्शक है वो दीवार और दर्पण के बिल्कुल बीच में है और दर्शक अपनी आंखें इधर किए हुए है, दिख रहा है ना? तो दर्शक अपनी आंखें इधर किए हुए है, तो बताओ दीवार तो इसके पीठ के पीछे होगी ना? तो बताओ कि दर्शक अपनी आंखें आगे की ओर किए हुए तो दीवार पीठ के पीछे होगी। तो बताओ इस दर्शक को दीवार तो नहीं दिखेगी, लेकिन इस दर्पण में, इस कांच में दीवार की इमेज ज़रूर दिखेगी। तो साफ-साफ देख सकते हो कि दर्शक अपनी आँखें आगे किए हुए है, दीवार तो पीठ के पीछे होगी, मतलब उसको दीवार तो नहीं दिखेगी, लेकिन इस दर्पण में या इस काँच में दीवार की इमेज ज़रूर दिखेगी। ये तो हमको देखना है कि अगर दर्शक को दीवार की कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए वो देखना है। ये तो क्वेश्चन लिख दिया है कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होगी वो देखना है। फिर बताओ ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ना? फिर बस तुम आराम से बताओ कि बताओ दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट वाली किरणें परावर्तित होकर के आंखों तक पहुंच गई तो उसको दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज दिख जाएगी, और दीवार के लास्ट बिंदु की किरणें भी परावर्तित होकर के आंखों तक पहुंच गई तो उसको लास्ट बिंदु की भी इमेज दिख जाएगी। तो इस प्रकार उसको दीवार की कंप्लीट इमेज दिख जाएगी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, ठीक? ये चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि दीवार के पहले बिंदु से किरणें निकल रही हैं, है ना? मान लेते हैं कि दीवार के पहले बिंदु से किरणें निकल रही हैं और बताओ ये किरणें परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को पहले बिंदु की इमेज दिख जाएगी। कंफ्यूज तो नहीं हो तो वही कि दीवार के सबसे पहले बिंदु से ऐसी किरणें निकलेंगी, ये किरणें परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को दीवार के टॉप मोस्ट बिंदु की इमेज दिख जाएगी। और ऐसे ही दीवार के जो निम्नतम बिंदु है ना? दीवार के जो निम्नतम बिंदु उससे भी प्रकाश की किरणें निकलेंगी। और बताओ ये किरणें भी परावर्तित होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को दीवार के निम्नतम बिंदु की इमेज भी दिख जाएगी, है तो बस ये पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही कंसेप्ट है। बस बोल सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट की किरणें परावर्तित होकर के आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को दीवार के टॉप मोस्ट बिंदु की इमेज दिख जाएगी, और सबसे निम्नतम बिंदु की किरणें परावर्तित होकर के आंखों तक पहुंच गई तो इसको निम्नतम बिंदु की इमेज दिख जाएगी। बस दीवार के पहले ही बिंदु की इमेज दिख जाएगी, लास्ट बिंदु की इमेज दिख जाएगी, तो बस इस टाइप से इसको दीवार की कंप्लीट इमेज दिख जाएगी। तो तुम देखते ही बताओ कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए केवल यहाँ से यहाँ तक का मतलब केवल इतना ही दर्पण यूज हो रहा है, उसके बाद वाले दर्पण का तो कोई यूज हो ही नहीं रहा है। तो दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए बस दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई इतनी जरूरी है, उसके बाद वाले दर्पण का यूज नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए दर्पण की केवल इतनी लंबाई पर्याप्त है, तो बस न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो देखो तुम बताओ कि आदमी या जो दर्शक है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना? तो चलो मान लेते हैं कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए आंखों के ऊपर भी दर्पण की आवश्यक लंबाई y मान लेते हैं और आंखों के नीचे भी दर्पण की आवश्यक लंबाई y मान लेते हैं। है ना? दर्शक बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसके ऊपर नीचे वाली तो लंबाई बराबर ही होगी। ये तो मान लेते हैं कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए आंखों के ऊपर भी दर्पण की आवश्यक लंबाई y और आंखों के नीचे भी दर्पण की आवश्यक लंबाई y है। तो बस हमको देखना है कि y का मान कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए ज्योमेट्री लगानी होगी और हम 1% भी अब तो डरते नहीं, हमको रटा हुआ है कि समतल दर्पण में कभी भी ज्योमेट्री लगानी है तो बस वही सेट तरीका कि हम क्या करते हैं, वही आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलो पहले उच्चतम बिंदु से आने वाली जो किरण है उसको पकड़ते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएँगे। तो आपतित किरण से समकोण त्रिभुज ये बन गया और इस परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये वाला बन गया। है तो वही कि आपतित किरण से समकोण त्रिभुज ये बन गया और इस परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये बन गया। अब तुमको बोलने की ज है ना, तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि इस बार भी आपतित और परावर्तित किरण से वो समकोण त्रिभुज बनेंगे, वो समरूप तो ज़रूर होंगे, है ना? समझते हो तुम? कि इस बार भी आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएँगे, वो समरूप ज़रूर होंगे और समरूप होंगे मतलब भुजाएँ समान अनुपात में होंगी। तो तुम बताओ कि इसकी x वाली है ना, इसकी क्षैतिज भुजा x और इसकी क्षैतिज भुजा कितनी है 2x।
तुम बताओ ना, ये x और ये x तो कुल कितना हो गया 2x। बस देख सकते हैं इसकी क्षैतिज भुजा x और इसकी क्षैतिज भुजा 2x है। तो बताओ इसकी तुलना में इसकी क्षैतिज भुजा डबल है, तो समानुपाती रूप से ऊर्ध्वाधर भुजा भी डबल होगी। तो इसकी ऊर्ध्वाधर भुजा y है तो इसकी ऊर्ध्वाधर भुजा डबल होगी, मतलब 2y होगी। ये चीज लास्ट किरण के लिए भी करते हैं। ठीक है, जो लास्ट किरण है उसमें भी क्या करते हैं कि आपतित और परावर्तित किरण से समकोण, ये क्या हो रहा है, इसमें वही काम कि आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फिर बताओ। फिर बताओ, एक तो आपतित किरण से समकोण त्रिभुज ये बना दिया और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये। इस बार भी वही कहानी चलेगी। बताओ, इस बार भी आपतित और परावर्तित किरण से वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वो समरूप जरूर होंगे, मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो बताओ, इसकी क्षैतिज वाली भुजा x है और इसकी क्षैतिज वाली भुजा 2x है। तो बताओ, इसकी तुलना में इसकी क्षैतिज वाली भुजा डबल है, तो समानुपाती रूप से ऊर्ध्वाधर वाली भुजा भी डबल होगी। तो इसकी ऊर्ध्वाधर भुजा y है तो इसकी ऊर्ध्वाधर भुजा 2y होगी। अब बस बीच वाली ये वाली दूरी कितनी है वो देखना है। तो ये तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है। एक बताओ, ये दूरी 2y है तो उसके समानांतर ये दूरी भी 2y होगी। बस तुम आराम से बताओ, ये 2, ये तुम आराम से बताओ, ये 2y, ये 2y और ये भी 2y है। तो यहाँ से यहाँ तक दीवार की कुल लंबाई कितनी हो गई 6y, और दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है l। मैं तो लिख सकता हूँ ये 2y, ये 2y और ये भी 2y। तो दीवार की कुल लंबाई कितनी होगी 6y, और दीवार की कुल लंबाई कितनी दे रखी है l। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू l/6 आ गया। ठीक, बस हमको देखना है कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए वो देखना है। ये तो चित्र से दिख रहा है कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए 2y। तो 2 इंटू वाई बोले तो l/6, तो ये कितना हो गया l/3। तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए दीवार की न्यूनतम आवश्यक लंबाई l/3 हो गई। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको भी देख लेना। ये देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने प्रॉपर्ली लिख दी है, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ठीक, देखो इस बार हमको दे रखा है कि L लंबाई का कोई समतल दर्पण है जो कि x अक्ष से थीटा कोण टेढ़ा रखा है। ठीक है ना, तो ये कोई समतल दर्पण है जिसकी लंबाई L और x अक्ष से थीटा कोण ऐसा टेढ़ा रखा हुआ है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक, अब हमको दे रखा है कि कोई छोटा सा कीड़ा है, मतलब कोई छोटा सा इंसेक्ट है। ठीक, और ये जो इंसेक्ट है वो v के नियत वेग से x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो हमको देखना है कि कितने समय तक ये इंसेक्ट अपनी खुद की इमेज देख पाएगा। हमको देखना है कि कितने समय तक ये कीड़ा अपनी स्वयं की इमेज देख पाएगा, वो देखना। फिर देखो, सबसे पहले खुद की इमेज देखने का कंसेप्ट क्या होता है वो देखना। फिर तुम बताओ कि अगर खुद की किरणें परावर्तित होकर के अगर खुद की आंखों तक पहुंच गई तो ये खुद की इमेज देख पाएगा। ये तो खुद की इमेज देखने का एक कंसेप्ट होता है कि खुद की किरणें परावर्तित होकर के खुद की आंखों तक पहुंच गई तो ये खुद की इमेज देख पाएगा, है ना। तो चलो तुम बताओ कि अगर इंसेक्ट बहुत ही दूर होगा, यही बताया तुम फालतू अलग क्यों चित्र बनाओ, है तुम डायरेक्ट बताओ। कि बताओ इंसेक्ट अगर बहुत ही दूर होगा, फिर अगर इंसेक्ट दर्पण से बहुत ही दूर होगा तब तो बताओ इसकी किरणें परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएंगी। सोच सकते हो ना, इंसेक्ट बहुत ही दूर हो तब तो इसकी किरणें परावर्तित होकर के इधर कहीं जाएंगी। तो बताओ खुद की किरणें परावर्तित होकर के खुद की आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो अभी तो ये खुद की इमेज नहीं देख पाएगा। ऐसे देख सकते हैं कि बहुत दूर हो तब तो इसकी परावर्तित किरणें परावर्तित होकर के इधर कहीं चली जाएंगी, खुद की परावर्तित किरणें खुद की आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए अभी तो ये खुद की इमेज नहीं देख पाएगा, है ना। तो तुम स्मार्टली बताओ। तुम स्मार्टली बताओ कि इंसेक्ट पहली बार खुद की इमेज कब देख पाएगा, जब ये इस अभिलंब स्थिति पर होगा। ठीक, तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि दर्पण के इस किनारे पर अभिलंब डालते हैं, है ना। दर्पण के इस किनारे पर अभिलंब बनाते हैं। तो सोच के बताओ कि जब ये कीड़ा, है ना, जब ये इंसेक्ट बिल्कुल अभिलंबित स्थिति पे आ जाएगा, बोल सकते हैं इंसेक्ट जब इस अभिलंब वाली स्थिति पे आ जाएगा तो बताओ उसकी वो किरण जो बिल्कुल किनारे से टकरा रही है वो किरण अभिलंब पर टकराएगी, तो परावर्तन के बाद बिल्कुल अभिलंबवती लौट जाएगी, मतलब इसकी आंखों तक पहुंच पाएगी। और पहली बार खुद की परावर्तित किरण खुद की आंखों तक पहुंच पाएंगी तो वो पहली बार खुद की इमेज देख पाएगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन चीज ये है कि पहली बार खुद की इमेज कब देख पाएगा, जब इस अभिलंबत वाली स्थिति पे होगा, है ना, जब ये अभिलंबत वाली स्थिति पे होगा। तो इंसेक्ट से निकलने वाली वो किरण जो दर्पण के बिल्कुल किनारे से टकरा रही है, वो किरण अभिलंबत टकराएगी तो परावर्तन के बाद बिल्कुल अभिलंबित ही लौट जाएगी, उल्टे मुंह लौट जाएगी, मतलब खुद की आंखों तक पहुंच पाएगी। तो पहली बार खुद की किरण परावर्तित होकर के खुद की आंखों तक पहुंच पा रही है, मतलब पहली बार ये खुद की इमेज देख पाएगा। उसके बाद यहाँ होगा तब तो खुद की इमेज देख ही पाएगा, यहाँ भी देख पाएगा, और जब एक इंसेक्ट यहाँ होगा तब भी खुद की इमेज देख पाएगा। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतनी दूरी तक ये इंसेक्ट अपनी खुद की इमेज देख पाएगा, सही है ना? ये बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतनी दूरी तक ये इंसेक्ट खुद की इमेज देख पाएगा। तो बस हमको देखना है कि ये वाली दूरी कितनी होगी वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन तो देखते ही बोल सकता है, बताओ ये समकोण त्रिभुज है ना, तो बताओ इस समकोण त्रिभुज में कोण थीटा है, आधार एल है, आधार एल है तो कर्ण तो ज्यादा होगा, इसलिए एल कॉस थीटा नहीं होगा, एल सेक थीटा होगा। स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है इस समकोण त्रिभुज में आधार एल है तो कर्ण तो ज्यादा होगा, इसे एल कॉस थीटा नहीं एल सेक थीटा होगा। या इतनी बुद्धि नहीं हो तो छोटे बच्चों टाइप से ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। ये बताओ इस समकोण त्रिभुज में कोण थीटा है, इसका आधार कितना है, एल कर्ण कितना होगा वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ कि आधार और कर्ण को कौन रिलेट करता है, कॉस थीटा। तो छोटे बच्चों टाइप से लिख सकते हो कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। बताओ आधार का काम कौन कर रहा है, एल, अपन कर्ण निकालना है। तो बताओ कर्ण को इधर और cos थीटा को इधर ट्रांसफर करें तो कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा, L बाय cos थीटा। तो L और 1 बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। तो कर्ण L sec थीटा। लेकिन ये बेवकूफी है, लास्ट बार की है, आगे नहीं करूंगा। आगे डायरेक्ट, है ना, आगे तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार L हो तो कर्ण तो उससे ज्यादा होगा, इसे L cos थीटा नहीं होगा, L sec थीटा होगा। तो बस L sec थीटा, इतनी दूरी तक ये इंसेक्ट अपनी खुद की इमेज देख पाएगा। बस जब तक ये अपनी इमेज देख पाएगा तब तक इसके द्वारा तय की गई दूरी तो L sec थीटा है और इसकी चाल v है। बताओ कितने समय तक इमेज देख पाएगा, बताओ दूरी बटे चाल। तो बताओ L sec थीटा इतनी दूरी तक अपनी खुद की इमेज देख पाएगा और इसकी चाल भी है, तो कितने समय तक, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, है ना, कितने समय तक अपनी इमेज देख पाएगा, दूरी बटे चाल। तो जब तक अपनी इमेज देख पाएगा तब तक इसकी तय की गई दूरी तो कितनी है, एल सेक थीटा अपन चाल भी, इतने समय तक ये अपनी स्वयं की इमेज देख पाएगा। हाँ बच्चों देखो, समतल दर्पण के अभी तक तो हमने जो केसेस लिए उसमें ऑब्जेक्ट और दर्पण फिक्स होते थे, और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट और दर्पण स्थिर हो तो ऑब्वियसली इमेज भी स्थिर होगी, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट और दर्पण गति कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट और दर्पण गति कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और दर्पण की गति के कारण इमेज की गति कैसी होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट या दर्पण, इनकी गति दो टाइप की होगी। बताओ इनकी ऐसी जो गति होगी उसको तो हम दर्पण के समानांतर गति बोलेंगे, और उनकी जो ऐसी गति होगी उसको दर्पण के अभिलंबत गति बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बताने की जरूरत नहीं हो कि ऑब्जेक्ट और दर्पण की अगर ऐसी गति है तो उसको दर्पण के समानांतर गति बोलेंगे, और ऐसी जो गति है उसको दर्पण के अभिलंबत गति बोलेंगे, ठीक है ना। तो बस ऑब्जेक्ट और दर्पण की गति के कारण इमेज की गति कितनी होगी वो देखना है, ठीक है। तो उसको हम ऐसा करते हैं कि पार्ट पार्ट में ब्रेक करके करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव देखते हैं और फिर दर्पण की गति का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट की समानांतर गति का प्रभाव देखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट की अभिलंबत गति का प्रभाव देखते हैं, और दर्पण में भी ऐसे ही, कि दर्पण की भी पहले स्वयं के समानांतर गति का प्रभाव देखते हैं और अभिलंबत गति का। ठीक, देखो, देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव देखते हैं, और उसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट की दर्पण के जो समानांतर गति उसका प्रभाव देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं दर्पण है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो जितनी अभिलंबत दूरी आगे होगा इमेज उतनी अभिलंबत दूरी पीछे होगी। अब देखो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के समानांतर गति कर रहा है, मतलब ऐसे गति कर रहा है तो इमेज की गति कितनी होगी वो देखना है। तो बताओ इसके लिए तो किसी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है ना, है ना, हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं
कि ऑब्जेक्ट जितना समानांतर गति करेगा, इमेज भी उतना ही समानांतर गति करेगी और उसी दिशा में है। ये तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जितना समानांतर गति करेगा, इमेज भी उतना ही समानांतर गति करेगी और उसी दिशा में। अब चलो, अब हम ऑब्जेक्ट की दर्पण के अभिलंबत गति का प्रभाव देखते हैं। तो इस बार भी दर्पण है, ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज इधर बन रही है। तो देखो, इस बार मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के अभिलंबत दिशा में गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है। अब इमेज की गति कितनी होगी वो देखना है। तो इसको भी हम लॉजिकली सोच सकते हैं, है ना, कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जितना अभिलंबत गति करेगा, इमेज भी उतना ही अभिलंबत गति करेगी। और ऑब्जेक्ट दर्पण के पास आएगा तो ऑब्वियसली इमेज भी दर्पण के पास ही आएगी। है ना? तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जितना अभिलंबत गति करेगा, इमेज भी उतना ही अभिलंबत गति करेगी, लेकिन अपोजिट दिशा में। बताओ ना तुम यार, ऑब्जेक्ट राइट दिशा में गति कर रहा है और इमेज लेफ्ट दिशा में है ना। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जितना अभिलंबत गति करेगा, इमेज भी उतना ही अभिलंबत गति करेगी, लेकिन अपोजिट दिशा में। तो बस ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव देख लिया। सॉरी। और इसको तो रटने की जरूरत नहीं है ना, कोई कॉमन सेंस से बता सकता है कि ऑब्जेक्ट जितना समानांतर गति करे, इमेज भी उतना ही समानांतर गति करेगी और उसी दिशा में है। और ऑब्जेक्ट अगर अभिलंबत गति कर रहा हो तो इमेज भी उतना ही अभिलंबत गति करेगी, लेकिन अपोजिट दिशा में। तो ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव देख लिया। अब हम दर्पण की गति का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, तो पहले दर्पण की स्वयं के समानांतर गति का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, इधर दर्पण है और इधर इमेज बन रही है। तो देखो, इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को तो फिक्स रखते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट को तो स्थिर रखते हैं, लेकिन दर्पण को स्वयं के समानांतर ऐसे गति कराते हैं। अब इमेज की गति कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो उसको चाहो तो मैं अगले पेज पे अलग से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये दर्पण है। तो बस ऑब्जेक्ट जितनी अभिलंबत दूरी आगे होगा, इमेज उतनी अभिलंबत दूरी पीछे बनेगी। अब ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को तो स्थिर रखते हैं, लेकिन दर्पण को स्वयं के समानांतर थोड़ा ऊपर की ओर खिसकाते हैं। फिर तुम कॉमन सेंस से बताओ कि दर्पण को स्वयं के समानांतर ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो बताओ, अभी भी ऑब्जेक्ट दर्पण से उतनी अभिलंबत दूरी आगे तो इमेज उतनी अभिलंबत दूरी पीछे बनेगी, मतलब इमेज वहीं बनेगी, है ना। तुम खुद सोच के बताओ, यार दर्पण यहाँ होने की जगह थोड़ा ऊपर होता, ये तो वही ऑब्जेक्ट से दर्पण पे लंब डालते तो वही चीज कि ऑब्जेक्ट अभी भी उतनी अभिलंबत दूरी आगे है तो इमेज अभी भी उतनी अभिलंबत दूरी पीछे बनेगी, मतलब इमेज वहीं का वहीं रहेगी। और अगर दर्पण को नीचे खिसकाएं तब भी इमेज वहीं का वहीं रहेगी। मतलब पक्का बोल सकते हैं कि दर्पण की समानांतर गति का इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब दर्पण को समानांतर रूप से तुम चाहे ऊपर खिसकाओ नीचे की खिसकाओ, इमेज बिंदास वहीं की वहीं रहेगी। ये तो इसको भी आगे रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दर्पण की समानांतर गति का इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दर्पण कितना भी समानांतर गति करे, इमेज वहीं की वहीं रहेगी। तो लिख देता हूं कि दर्पण की समानांतर गति का इमेज पर, है ना, इमेज की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो इमेज समानांतर चाहे कितना भी गति कर जाए, सॉरी, ये दर्पण समानांतर दिशा में चाहे कितना भी गति कर जाए, इमेज वहीं का वहीं रहेगी। तो देखो, दर्पण की समानांतर गति का प्रभाव देख लिया। अब सबसे खतरनाक देखते हैं कि दर्पण की अभिलंबत गति का प्रभाव, ये देखते हैं। ये तो बाकी सब तो सिंपल थे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो, इस बार मान लेते हैं कि जो है ना, इस बार भी ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, लेकिन दर्पण को ऐसे अभिलंबत दिशा में गति करा रहे हैं। तो अब इमेज की गति कितनी होगी वो देखते हैं। तो इसको हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि दर्पण है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इससे एल अभिलंबत दूरी आगे है, तो ऑब्वियसली इमेज इससे एल अभिलंबत दूरी पीछे बनेगी, ठीक है। अब देखो, इस बार हमने ऐसा किया है कि ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल स्थिर रखा है, लेकिन दर्पण को अभिलंबत दिशा में गति करा रहे हैं। और चलो मान लेते हैं कि दर्पण को अभिलंबत दिशा में एक्स जितना गति कराते हैं। बस तुम बताओ कि दर्पण को अभिलंबत दिशा में गति कराएंगे तो अब दर्पण यहाँ पहुंच जाएगा ना,
है ना? दर्पण को अभिलंबित दिशा में x जितना गति कराएँगे तो अब दर्पण यहाँ पहुँच जाएगा। तो तुम बताओ कि अब ऑब्जेक्ट दर्पण से कितनी अभिलंबित दूरी आगे होगा L माइनस x? कह सकते हैं ना कि दर्पण को x जितना अभिलंबित गति करा दी, दर्पण यहाँ पहुँच जाएगा। तो बताओ अब ऑब्जेक्ट दर्पण से कितनी अभिलंबित दूरी आगे होगा L माइनस x? तो बताओ अब ऑब्जेक्ट दर्पण से L माइनस x अभिलंबित दूरी आगे होगा। तो अब जो इमेज बनेगी वो इस दर्पण से L माइनस x ही अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी, ठीक? बस तुम आराम से बताओ कि इमेज का, तुम बताओ इमेज का दर्पण की नई स्थिति के साथ दूरी L माइनस x है। तो बताओ इसकी दर्पण की पुरानी स्थिति के साथ दूरी कितनी होगी? x और घटा देंगे, ठीक? तुम बोल सकते हैं कि बताओ इमेज दर्पण की नई स्थिति से L माइनस x दूरी पर है, तो दर्पण की पुरानी स्थिति से दूरी कितनी होगी? L माइनस x माइनस और x, तो ये कितना हो गया? L माइनस 2x इतना हो गया, ठीक? बस तुम आराम से बताओ कि पहले जो इमेज थी वो पुराने दर्पण से L दूरी, सॉरी, पहले जो इमेज थी वो पुराने दर्पण से L दूरी पर थी और अब जो इमेज है वो पुराने दर्पण से L माइनस 2x दूरी पर है। तो बताओ इमेज कितना आगे खिसक गई? 2x जितना आगे की ओर खिसक गई। तो बस अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दर्पण की अभिलंबित गति का इमेज पर डबल प्रभाव पड़ेगा। मतलब दर्पण जितना अभिलंबित गति करेगी, इमेज डबल अभिलंबित गति करेगी और उसी दिशा में। ठीक, तो ध्यान रखना कि अभी तो हमने गधोटाई से इतना डिटेल में सोचा है ना, ये L माइनस एक्स, L माइनस 2x, लेकिन आगे इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। आगे हमको रिजल्ट अलग से ही ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो देखो ये वही मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट दर्पण है, इधर इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट को अभिलंबित दिशा में गति करा रहे हैं ना, ठीक? तो आगे डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। तो ये तो अच्छे ध्यान रखना कि जिस प्रकार दर्पण के घूर्णन का डबल प्रभाव पड़ता था, वैसे ही दर्पण की अभिलंबित गति का भी इमेज पर डबल प्रभाव पड़ता है। कंपैरेटिवली याद रखना है कि जिस प्रकार दर्पण के घूर्णन का डबल प्रभाव पड़ता था, वैसे ही दर्पण की अभिलंबित गति का भी डबल प्रभाव पड़ता है। मतलब दर्पण जितना अभिलंबित गति करे, इमेज डबल अभिलंबित गति करेगी और उसी दिशा में, है ना? वही रिलेशन वेग में भी होगा। बताओ दर्पण का जितना अभिलंबित वेग होगा, इमेज का अभिलंबित वेग डबल होगा और उसी दिशा में, और वही रिलेशन त्वरण में भी कि बताओ दर्पण का जितना अभिलंबित त्वरण होगा, इमेज का भी अभिलंबित त्वरण डबल होगा और उसी दिशा में, ठीक था? ये तो ये बाकी 3 केस तो बहुत सिंपल थे, लेकिन चौथा केस टफ था, तो इसके रिजल्ट को लिख भी दिया है, ठीक था? कि दर्पण जितना अभिलंबित, है ना, दर्पण के अभिलंबित गति का डबल प्रभाव पड़ता है। मतलब दर्पण जितना अभिलंबित गति करे, इमेज डबल अभिलंबित गति करेगी और उसी दिशा में, है ना? तो हमने सबकी गति के प्रभाव देख लिए। तो इन चारों रिजल्ट को एक बार साथ में बोल रहा हूँ और ध्यान रखना कि उसमें 3 रिजल्ट तो बहुत कॉमन है, इसके लिए कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस चौथा रिजल्ट टफ है, इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक, तो इन चारों रिजल्ट को साथ में बोल रहा हूँ। तो पहले हम ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव और ऑब्जेक्ट की भी समानांतर गति का प्रभाव, तो बस कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जितना समानांतर गति करे, इमेज भी उतना ही समानांतर गति करेगी और उसी दिशा में। फिर ऑब्जेक्ट की अभिलंबित गति, तो ये भी देखते ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जितना अभिलंबित गति करेगा, इमेज भी उतना ही अभिलंबित गति करेगी, लेकिन अपोजिट दिशा में। अब दर्पण की गति, तो हमको अच्छे पता है कि दर्पण की समानांतर गति का तो इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब दर्पण समानांतर दिशा में चाहे कितना भी गति कर जाए, इमेज बिंदास वहीं की वहीं रहेगी। और अब सबसे खतरनाक चीज दर्पण की अभिलंबित गति, बस हमको अच्छे पता है कि दर्पण की अभिलंबित गति का इमेज पर डबल प्रभाव पड़ता है। मतलब दर्पण जितना अभिलंबित गति करे, इमेज डबल अभिलंबित गति करेगी और उसी दिशा में। तो बाकी 3 सिंपल थे, चौथा थोड़ा हमको ध्यान रखना है ना? बस अब इसके हम क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने ऑब्जेक्ट और दर्पण की गति का इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है पूरा देख लिया। अब इसके हम क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। चलो पहले इसका एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको देखना। ये तो हमको दे रखा है कि समतल दर्पण है, सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्वियसली इधर इमेज बनेगी। अब हमको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट और दर्पण दोनों गति कर रहे हैं और साफ-साफ दिख रहा है कि दोनों दर्पण के समानांतर ही गति कर रहे हैं। बस ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर गति कर रहा है
और जो दर्पण है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से नीचे की ओर गति कर रहा है। तो हमको देखना है कि इमेज का परिणामी वेग कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन से घबराना मत। हम क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव अलग देखेंगे और दर्पण की गति का प्रभाव अलग देखेंगे। चलो पहले ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव। ये तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट जितना समानांतर गति करे इमेज भी उतना ही समानांतर गति करेगी और उसी दिशा में, मतलब ऑब्जेक्ट का समानांतर वेग 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उसके कारण तो इमेज का भी समानांतर वेग 3 सेंटीमीटर पर सेकंड ही होगा उसी दिशा में देखना। और अब दर्पण की समानांतर गति तो मैंने चमका कर बताया था कि दर्पण की समानांतर गति का इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब दर्पण की समानांतर गति के कारण इमेज का कोई वेग नहीं होगा। तो बताओ इस बार इमेज का परिणामी वेग भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड ऊपर की ओर होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस बार भी दर्पण इधर ऑब्जेक्ट रखा और इधर इमेज बन रही है। इस बार भी ऑब्जेक्ट और दर्पण दोनों गति कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि इस बार दर्पण के अभिलंबत गति कर रहे हैं। तो बस ऑब्जेक्ट का वेग 3 सेंटीमीटर पर सेकंड आगे की ओर और दर्पण का वेग 5 सेंटीमीटर पर सेकंड पीछे की ओर है। अब इमेज का परिणामी वेग कितना होगा वो देखना है, तो डरते नहीं है। इस बार भी दोनों की गति का प्रभाव अलग अलग देखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव देखते हैं। तो हम सभी को पता है कि इस बार ऑब्जेक्ट दर्पण के अभिलंबत गति कर रहा है ना, तो हमको डायरेक्ट पता है कि ऑब्जेक्ट जितना अभिलंबत गति करे इमेज भी उतना ही अभिलंबत गति करेगी, लेकिन अपोजिट दिशा में। मतलब ऑब्जेक्ट का अभिलंबत वेग 3 है, तो उसके कारण इमेज का भी अभिलंबत वेग 3 ही होगा, लेकिन अपोजिट दिशा में। और चलो अब दर्पण की गति देखते हैं। दर्पण की भी अभिलंबत गति है ना, तो मैंने चमका कर बताया था कि दर्पण की अभिलंबत गति का इमेज पर डबल प्रभाव पड़ता है, मतलब दर्पण जितना अभिलंबत गति करे इमेज डबल अभिलंबत गति करेगी और उसी दिशा में। तो तुम बताओ कि दर्पण का अभिलंबत वेग 5 है, तो उसके कारण इमेज का अभिलंबत वेग डबल होगा, मतलब 10 होगा और उसी दिशा में। बस तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट की गति के कारण तो इमेज का वेग 3 पीछे की ओर और दर्पण की गति के कारण इमेज का वेग 10 पीछे की ओर, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो बताओ इमेज का परिणामी वेग 10 प्लस 3 मतलब 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेफ्ट दिशा में होगा। इस टाइप से कर सकते। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन लिए थे उसमें तो ऑब्जेक्ट और दर्पण सीधे गति कर रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट और दर्पण का वेग टेढ़ा होता है, और हम बिल्कुल डरते नहीं, हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट और दर्पण का वेग टेढ़ा हो तो टेढ़े को सीधा करने के लिए इसको घटक में तोड़ देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं दर्पण है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इधर इमेज बन रही है ना। अब इस बार ऑब्जेक्ट और दर्पण दोनों टेढ़े गति कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से और क्षैतिज से 37 डिग्री कोण पर गति कर रहा है, और जो दर्पण है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से और क्षैतिज से 53 डिग्री कोण पर गति कर रहा है। बस हमको देखना है इस बार ऑब्जेक्ट और दर्पण की गति के कारण इस बार इमेज का परिणामी वेग कितना होगा वो देखना है। बस आराम से बताओ कि इस बार ऑब्जेक्ट और दर्पण का वेग टेढ़ा है, तो क्या करेंगे, इसके घटक कर देंगे। तो चलो पहले ऑब्जेक्ट के वेग के घटक करते हैं। तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट का वेग टेढ़ा है ना, तो इसके वेग का x घटक तो आगे की ओर होगा और y घटक ऊपर की ओर। चलो घटक के मान देखते हैं। तो इसका वेग 10 है और इसके साथ कोण बन रहा है, मतलब cos घटक होगा। तो 10 का cos 37 और इसके साथ कोण नहीं बन रहा है, मतलब sin घटक होगा, तो 10 का sin 37 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 और cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना होगा 10 इंटू साइन 37 3/5, तो ये 6। तो ऑब्जेक्ट के वेग के तो घटक कर लिए, वैसे ही दर्पण के वेग के भी घटक करते हैं। तो दर्पण का वेग भी टेढ़ा है, तो देखते ही बताओ कि इसका x घटक तो पीछे की ओर होगा और y घटक ऊपर की ओर होगा। मान देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का वेग 5 है और बताओ इसके साथ कोण बन रहा है, मतलब cos घटक होगा, तो 5 का cos 53
और इसके साथ कोण नहीं बन रहा है, मतलब साइन घटक होगा 5 का साइन 53 तो होता है 5 और cos 53 कितना होता है 3/5 तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना है 5 साइन 53 4/5 तो ये कितना हो गया 4 बस दोनों के वेग के घटक कर लिए ना, है ना, वही दोनों के वेग के घटक कर लिए तो बस अब हम इमेज का परिणामी वेग निकाल सकते हैं ना तो हम क्या करेंगे, इनके वेग के समानांतर घटक को अलग स्टडी करेंगे और अभिलंबत घटक को अलग। चलो पहले हम केवल समानांतर गति का प्रभाव देखते हैं, है ना, तो पहले हम ऑब्जेक्ट की समानांतर गति का प्रभाव देखते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट का समानांतर वेग 6 है, तो उसके कारण इमेज का भी समानांतर वेग 6 ही होगा और उसी दिशा में, है ना, ऑब्जेक्ट का समानांतर वेग 6 तो उसके कारण इमेज का भी समानांतर वेग 6 ही होगा और उसी दिशा में। और अब दर्पण के समानांतर वेग का प्रभाव देखते हैं तो हमको पता है कि दर्पण की समानांतर गति का इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बस है ना, दर्पण की समानांतर गति का के कारण इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बस बोल सकते हैं कि इमेज का परिणामी समानांतर वेग भी 6 ही होगा और ऊपर की ओर। ये तो समानांतर गति हो गई। अब हम ये तो समानांतर गति हो गई, अब हम अभिलंबत गति देखते हैं, ठीक है। तो बस चलो पहले ऑब्जेक्ट की अभिलंबत गति का प्रभाव तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जितना अभिलंबत गति करे, इमेज भी उतना ही अभिलंबत गति करेगी और उसी दिशा में, ठीक है। मतलब बताओ ऑब्जेक्ट का अभिलंबत वेग 8 है, तो उसके कारण इमेज का भी अभिलंबत वेग, मैंने क्या बोल दिया सॉरी यार, ये तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट का अभिलंबत वेग 8 है, तो उसके कारण इमेज का भी अभिलंबत वेग 8 ही होगा, लेकिन अपोजिट दिशा में। वो पहले गलत बोल दिया था। चलो, अब दर्पण की अभिलंबित गति तो हमको डायरेक्ट पता है कि दर्पण की अभिलंबित गति का इमेज पर डबल प्रभाव पड़ता है। मतलब दर्पण जितना अभिलंबित गति करे, इमेज डबल अभिलंबित गति करेगी और उसी दिशा में। फिर बताओ दर्पण का अभिलंबित वेग 3 है, तो उसके कारण इमेज का अभिलंबित वेग डबल होगा, मतलब 6 होगा उसी दिशा में। तो बस बताओ ऑब्जेक्ट के कारण तो इमेज का अभिलंबित वेग 8 होगा और दर्पण के कारण 6, दोनों सेम दिशा में से जुड़ जाएंगे। तो बताओ इस इमेज का नेट अभिलंबित वेग 8 + 6 मतलब 14 सेंटीमीटर पर सेकंड इतना होगा। तो सब तुम देखते ही बताओ कि इमेज का परिणामी x वेग तो 14 है और परिणामी y वेग 6 है, तो बताओ इसका परिणामी वेग बीच में होगा और इसका नेट वेग कितना होगा, रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो रूट ऑफ vx तो कितना है 14 का स्क्वायर प्लस vy कितना है 6 का स्क्वायर, तो इसका परिणामी वेग कितना हो गया। या कोण भी निकाल सकते हो ना, बताओ परिणामी वेग का x दिशा से कोण थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू जिसके साथ कोण नहीं बन रहा हो 6 अपन जिसके साथ कोण बन रहा हो 14 तो 3/7, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/7, मतलब बोल सकते हैं कि इमेज का परिणामी वेग इतना होगा और x अक्ष से tan इनवर्स 3/7 इतना कोण बनाएगा। या फिर इमेज के वेग को सदिश फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो है ना, नॉर्मली इस दिशा को प्लस x और इस दिशा को प्लस y मानते हैं, तो बस इमेज का जो x वेग है वो 14 पीछे की ओर इससे -14 आई कैप और y वेग 6 ऊपर की ओर इससे +6 j कैप, तो इजीली इस टाइप के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब अ, इस मिरर वाले पार्ट में कई बार कुछ न्यूटन्स लॉ से मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पुली और रस्सी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। ये पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि स्मूथ सतह है, इसको दर्पण मत समझ जाना। स्मूथ सतह है, उसके ऊपर 2m और 3m द्रव्यमान के ब्लॉक रखे हैं। अब देखो इस ब्लॉक के साथ तो हमने m द्रव्यमान का एक ब्लॉक लटका दिया है और इधर धागे की मदद से 2m द्रव्यमान का ब्लॉक लटका दिया है और अब पूरे सिस्टम को छोड़ दिया है। तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि छोड़ने पे ये सिस्टम तो ऐसा क्लॉकवाइज गति करेगा और एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा। अब हमको दे रखा है कि इस ब्लॉक की, है ना, इस ब्लॉक की लेफ्ट सतह पर कोई जोंक जैसा कोई कीड़ा चिपका हुआ है, ठीक है? और हमको दे रखा है, सॉरी बताना भूल गया, कि ये जो ब्लॉक है उसकी इस सतह को हमने पॉलिश कर दिया, मतलब समझ जाना क्या समतल दर्पण लगा दिया है ना। तो ये वाला जो ब्लॉक है उसकी ये वाली सतह समतल दर्पण के टाइप से काम कर रही है और सामने वाले ब्लॉक के इधर कोई जोंक है, ऐसा कोई कीड़ा चिपका हुआ है, ठीक है? तो बताओ इस दर्पण में इस कीड़े की इमेज बनेगी ना, तो बस हमको देखना है कि दर्पण में इस कीड़े की जो इमेज बनेगी उस इमेज का त्वरण कितना होगा वो देखना है।
ये तो हमको ये पूछा है कि दर्पण में इस कीड़े की जो इमेज बनेगी उस इमेज का परिणामी त्वरण कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो स्मूथ सरफेस पे ये दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं ना, इधर m और इधर 2m द्रव्यमान का ब्लॉक लटका दिया है और छोड़ दिया है। तो हमको पता है कि छोड़ेंगे तो ये सिस्टम तो ऐसे क्लॉकवाइज गति करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा। पहले हम इस सिस्टम और इस सिस्टम का त्वरण कितना होगा वो देख लेते हैं। चलो पहले हमको इस सिस्टम का त्वरण देखना है। फिर तुमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा कि ऐसे मामूली क्वेश्चन में अगर त्वरण निकालना है तो फ्री बॉडी डायग्राम और उसको कष्ट देने की जरूरत नहीं है, इसमें अपना शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तुमने पढ़ा होगा कि त्वरण को निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। ये तुमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा कि त्वरण को डायरेक्ट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबको एक साथ कंसीडर करते हैं। मतलब ब्लॉक, रस्सी, इस ब्लॉक सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब एक सिस्टम के टाइप से मानते हैं। पता होगा एक साथ लेने से क्या फायदा होगा, तनाव होते हुए भी छुप जाएगा। तो पूरे सिस्टम पर बाह्य बल देखेंगे और अब आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो तुम आराम से बताओ कि बताओ पूरे सिस्टम पे इधर की ओर या क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल कौन सा है, 2 mg। और पूरे सिस्टम पर इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल बिल्कुल 0 है। इसका mg तो नीचे की ओर लगेगा, सतह को दबाने का काम करेगा, कोई गति थोड़ी कराएगा। बस डायरेक्ट बताओ कि पूरे सिस्टम पर क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल 2 mg और एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला कोई बल है ही नहीं। तो बताओ परिणामी ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, 2 mg माइनस 0 मतलब 2 mg होगा। और बताओ ये परिणामी बल कुल कितने द्रव्यमान को ढो रहा है, 3m और 2m मतलब 5m द्रव्यमान को ढो रहा है। तो बताओ इस सिस्टम का त्वरण कितना होगा, परिणामी ड्राइविंग फोर्स 2 mg और पूरे सिस्टम का कुल द्रव्यमान 5m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2g/5 मतलब इस सिस्टम का त्वरण 2g/5 होगा और क्लॉकवाइज दिशा में होगा। और बताओ त्वरण, है ना, बताओ त्वरण क्लॉकवाइज दिशा में होगा। ठीक है, त्वरण ऐसा क्लॉकवाइज दिशा में होगा। तो बताओ इसका त्वरण 2g/5 नीचे की ओर होगा और इसका त्वरण 2g/5 पीछे की ओर होगा। है, तो ये तो निकाल लिया। इस सिस्टम का त्वरण 2g/5 क्लॉकवाइज, तो इसका 2g/5 नीचे की ओर और उसका 2g/5 राइट दिशा में होगा। इसका त्वरण 2g/5, सॉरी मैंने गलती कर दी। क्या हो रहा है, ये तो बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का त्वरण 2g/5 क्लॉकवाइज, तो इसका 2g/5 नीचे की ओर और इसका त्वरण 2g/5 राइट दिशा में। इतना समझते हो कि इस ब्लॉक का त्वरण 2g/5 है, तो इससे चिपका हुआ जो जोंक है या जो इंसेक्ट है उसका भी त्वरण 2g/5 राइट दिशा में होगा। ठीक, तो ये कर लिया। अब चलो वैसे ही इस सिस्टम का भी त्वरण निकाल सकते हैं ना। तो इस सिस्टम का त्वरण निकालने के लिए भी वही शॉर्टकट लगाएंगे। तो उसके लिए ब्लॉक, रस्सी, इस ब्लॉक सबको एक साथ लेंगे, मतलब एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे। बताने की जरूरत नहीं कि एक साथ लेने से क्या फायदा होगा, तनाव होते भी छुप जाएगा। फिर बस पूरे सिस्टम पर बाह्य बल देखेंगे। फिर बस तुम आराम से बताओ कि बताओ इस पूरे सिस्टम पर इधर की ओर या एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल कौन सा है, mg। है ना, तो पूरे सिस्टम पे इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल mg और पूरे सिस्टम पे इधर की ओर मतलब क्लॉकवाइज ले जाने वाला कोई बल है ही नहीं। इसका 2 mg तो नीचे की ओर होगा, वो तो सतह को दबाएगा, गति नहीं कराएगा। बस आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल mg और क्लॉकवाइज ले जाने वाला कोई बल है ही नहीं। तो बताओ परिणामी ड्राइव, है ना, बताओ परिणामी ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, mg माइनस 0। और बताओ इसमें परिणामी बल कुल कितने द्रव्यमान को ढो रहा है, 2m और m 3m द्रव्यमान को ढो रहा है। तो इस सिस्टम का त्वरण परिणामी ड्राइविंग फोर्स mg अपन कुल द्रव्यमान 3m, तो इस सिस्टम का परिणामी त्वरण g/3 होगा। और ऑब्वियस ये पूरा सिस्टम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा ना, तो बस एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा मतलब इसका त्वरण तो g/3 नीचे की ओर और इसका त्वरण g/3 पीछे की ओर, है ना। तो पता लगा लिया इस सिस्टम का त्वरण g/3 से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। हम्म, इसका त्वरण g/3 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है, तो इस ब्लॉक का त्वरण g/3 नीचे होगा और इसका त्वरण g/3 पीछे हो तो लेफ्ट दिशा में होगा। और बताओ इसका त्वरण इतना है, तो इस ब्लॉक के आगे वाली सतह पर जो दर्पण चिपका है उसका भी त्वरण g/3 पीछे की ओर होगा।
है ना? तो दोनों का त्वरण तो निकाल लिया। अब तुम बताओ कि इसके आगे वाली सतह दर्पण का काम कर रही है और इधर चिपका हुआ कोई इंसेक्ट या जोंक है, तो बताओ उसका इमेज भी बनेगा ना? है ना? तुम बताओ, ये इंसेक्ट या ऑब्जेक्ट जितनी अभिलंबित दूरी आगे होगा, उसकी इमेज उतनी अभिलंबित दूरी, ढंग से चित्र नहीं बना है समझ जाना। तो ऑब्जेक्ट जितना अभिलंबित दूरी आगे होगा, उसकी इमेज उतनी अभिलंबित दूरी पीछे बनेगी। तो बस इमेज का परिणामी वेग कितना हो, इमेज का परिणामी त्वरण कितना होगा वो देखना है। तो बताओ, ऑब्जेक्ट का त्वरण 2g/5 आगे की ओर, दर्पण का त्वरण g/3 पीछे की ओर, तो इमेज का परिणामी त्वरण कितना होगा वो देख आराम से कर सकते हैं ना? अभी देखा था वैसे कर सकते हैं। तो देखो, देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की गति का प्रभाव देखते हैं, ठीक है? तो बस हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट दर्पण के अभिलंबित गति कर रहा है ना, तो हमको सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट, ये हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जितना अभिलंबित गति करे, इमेज भी उतना ही अभिलंबित गति करेगी, लेकिन अपोजिट दिशा में। तो बताओ, ऑब्जेक्ट का अभिलंबित त्वरण 2g/5 है, तो इमेज का अभिलंबित त्वरण भी 2g/5 होगा, लेकिन अपोजिट दिशा में, मतलब लेफ्ट दिशा में। अब दर्पण की अभिलंबित गति का प्रभाव देखते हैं। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि दर्पण की अभिलंबित गति का डबल प्रभाव पड़ता है, मतलब दर्पण जितना अभिलंबित गति करे, इमेज डबल अभिलंबित गति करेगी और उसी दिशा में। तो बताओ, दर्पण का अभिलंबित त्वरण g/3 है, तो इमेज का अभिलंबित त्वरण डबल होगा, मतलब 2g/3 होगा और उसी दिशा में होगा, ठीक? बस तुम बताओ, इस बार ऑब्जेक्ट के कारण तो इसका त्वरण 2g/5 पीछे की ओर और दर्पण के कारण 2g/3 पीछे की ओर, दोनों पीछे की ओर तो जुड़ जाएंगे। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इमेज का परिणामी त्वरण कितना होगा, ये 2g/5 प्लस 2g/3। आगे लघुत्तम लेकर के सॉल्व कर लोगे ना, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि लघुत्तम लेकर के सॉल्व करोगे तुम्हारे पास 16g/15 आएगा। तो बस इमेज का परिणामी त्वरण 16g/15 और दिशा लेफ्ट दिशा, इस टाइप से कर सकते हैं। तो अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस त्वरण लड्डू के टाइप से दे नहीं रखा, उसकी जगह न्यूटन्स लॉ से निकालना पड़ रहा है। हाँ बच्चों, अब इसमें दो लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट मुंह जुबानी नहीं बोल रहा हूँ। ये तो हमको दे रखा है कि कोई दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्वियसली इधर इमेज बनेगी। अब देखो, इस बार हमको दे रखा है कि इस बार ऑब्जेक्ट को तो हमने स्थिर रखा है ना? कोई ऑब्जेक्ट को तो स्थिर रखा है, लेकिन दर्पण को v के वेग से गति करा रहे हैं और इसका जो वेग है उसका दर्पण की सतह के साथ कोण थीटा है। ये तो ऑब्जेक्ट स्थिर है, लेकिन दर्पण को v वेग से ऐसा टेढ़ा गति करा रहे हैं। बस इस बार इमेज का परिणामी वेग कितना होगा वो देखना है। तो इसको कर सकते हैं ना? तो बस ऑब्जेक्ट तो स्थिर है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस दर्पण गति कर रहा है, लेकिन दर्पण का वेग टेढ़ा है ना, तो बस दर्पण का वेग टेढ़ा है तो इसके घटक करने पड़ेंगे। तो बताओ, दर्पण के वेग का एक घटक तो दर्पण के समानांतर होगा और वेग का एक घटक दर्पण के लंबवत होगा। तो बताओ, दर्पण का वेग v है, इसके साथ कोण थीटा बन रहा है, इसलिए एक घटक v cos थीटा, और इसके साथ कोण नहीं बन रहा है, मतलब एक घटक v sin थीटा होगा, ठीक? तो बस, है ना, दर्पण के वेग के घटक कर लिया, इमेज का वेग कितना होगा वो देखना है। तो बताओ, ऑब्जेक्ट की तो गति है ही नहीं, इससे इस बार इमेज की जो भी गति होगी वो केवल दर्पण के कारण होगी, ठीक है? तो चलो, वही पहले दर्पण की समानांतर गति का प्रभाव अलग देखते हैं। दर्पण का समानांतर वेग v cos थीटा, उसके कारण इमेज का समानांतर वेग कितना होगा वो देखना है। तो हमको रटा हुआ है कि दर्पण की समानांतर गति का इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दर्पण की समानांतर गति भले ही v cos थीटा हो, इस दर्पण की समानांतर गति का इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दर्पण का समानांतर वेग भले ही v cos थीटा हो, लेकिन इमेज का समानांतर वेग बिल्कुल 0 ही होगा, ठीक है? मतलब इमेज का समानांतर या x दिशा में कोई वेग नहीं होगा। अब चलो, अ, अभिलंबित गति देखते हैं। ये तो हमको पता है कि दर्पण की अभिलंबित गति का इमेज पर डबल प्रभाव पड़ता है, मतलब दर्पण का अभिलंबित वेग v sin थीटा है, तो उसके कारण इमेज का अभिलंबित वेग डबल होगा। मतलब 2v sin थीटा होगा और उसी दिशा में। तो बस इमेज का x वेग या समानांतर वेग तो 0 और y वेग 2v sin थीटा। तो इमेज का परिणामी वेग भी 2v sin थीटा होगा। चलो, इसका एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? देखो, इस बार भी हमको दे रखा है दर्पण है, सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इधर इमेज बनेगी। अब देखो, इस बार हमको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल स्थिर रखा है, लेकिन दर्पण को अभिलंबित दिशा में सरल आवर्त गति करा रहे हैं। मतलब
दर्पण को अभिलंब दिशा में सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहे हैं। तो इस दर्पण की सरल गति का आयाम ए और आवर्तकाल टी है। दर्पण सरल गति करेगा तो ऑब्वियसली इमेज भी सरल गति करेगी। तो हमको देखना है कि दर्पण का अभिलंब आयाम ए है तो इमेज का आयाम कितना होगा वो देखना है। फिर दर्पण के एसएचएम का आवर्तकाल टी है तो इमेज के एसएचएम का आवर्तकाल कितना होगा, और फिर डराने के लिए पूछा है कि इमेज का अधिकतम वेग कितना होगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। तो वही, ऑब्जेक्ट तो स्थिर है लेकिन दर्पण अभिलंब दिशा में सरल और गति कर रहा है। इसका आयाम ए और आवर्तकाल टी है। बताओ आवर्तकाल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा एन। तो इससे ओमेगा एन कितना हो गया, 2 पाई बाय टी, है ना? ये हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो देखो, अभी दर्पण सरल और गति कर रहा है तो ऑब्वियसली इमेज भी सरल और गति करेगी। तो सबसे पहले हमको देखना है कि दर्पण के एसएचएम का आयाम ए है तो इमेज के एसएचएम का आयाम कितना होगा वो देखना है। बस तुम बताओ कि दर्पण सरल और गति तो कर रहा है लेकिन अभिलंब दिशा में कर रहा है, और हमको अच्छे पता है कि दर्पण की अभिलंब गति का इमेज पर डबल प्रभाव पड़ता है। मतलब दर्पण जितना अभिलंबित गति करे इमेज डबल अभिलंबित गति करेगी और उसी दिशा में। मतलब बताओ, दर्पण का अभिलंबित आयाम ए है तो इमेज का अभिलंबित आयाम डबल होगा, मतलब 2a होगा, और उसी दिशा में। तो पक्का पता चल गया कि इमेज का आयाम तो 2a होगा। अब आवर्तकाल कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि दर्पण की तुलना में इमेज की गति भले ही डबल हो लेकिन समय थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी कि दर्पण में घड़ी धीरे-धीरे घूमेगी और इमेज में तेजी से घूमेगी। हमको पता है कि समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है? मतलब दर्पण का आवर्तकाल t है तो इमेज का भी आवर्तकाल t होगा। बताओ, दूरी या गति डबल होती है, कोई समय थोड़ी डबल हो जाता है। बस हम बोल सकते हैं कि दर्पण का आयाम a है तो इमेज का आयाम 2 होगा लेकिन आवर्तकाल वही का वही रहेगा, ठीक है? आवर्तकाल दर्पण का t है तो इमेज का भी आवर्तकाल t रहेगा। इससे हम कोणीय आवृत्ति निकाल सकते हैं ना? तो यहाँ भी आवर्तकाल को 2 पाई बाय ओमेगा एन। तो इससे इमेज के एसएचएम की कोणीय आवृत्ति कितनी आ गई, 2 पाई बाय टी हो गई। तो बस इमेज का अधिकतम वेग देखना है, बस हमको अच्छे पता है कि इस बार इमेज भी सरल और गति कर रहा है ना। बस इमेज सरल और गति कर रहा है तो बता, इमेज जब माध्य स्थिति से गुजरेगी तब इसका वेग अधिकतम होगा। और सरल और गति में पढ़ा होगा कि कोई वस्तु सरल और गति करे तो माध्य स्थिति पे इसका वेग अधिकतम होता है, और कितना होता है, ओमेगा एन ए। बताओ ओमेगा एन को तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी, और इसका आयाम ए की जगह कितना है, 2a। बस सॉल्व करेंगे तो 4 पाई ए बाय टी, ये इमेज का अधिकतम वेग इतना आ जाएगा। ये तो सारे कंप्लीट कर ली, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।